Welcome to the orientation class. About the subject, by the one and only, Manar Ahmad Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ टू टू एन एक्सपीरियंस दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर इंशाल्लाह। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम स्टार्ट करते हैं अगर तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम कॉर्पोरेट लॉ के पेपर की बात करते हैं, हम CFAP 2 की बात करते हैं। देखिए, मैं आप लोग की एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये विंटर 2020 की बात है कि जब हमारा कॉर्पोरेट लॉ, हमारा ओपन बुक एग्जाम हो गया था, ठीक है ना। ये हमारा 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 सर ओपन बुक एग्जाम हो गया था। अगर हम इससे इससे पहले की हिस्ट्री देखते हैं ना, इससे पहले की हिस्ट्री, तो मैं आपको बताता हूँ। आप तो नए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसमें होता ये था कि एक रेफरेंस बुक हम लोग जाके परचेज करते थे और उसको पढ़ते थे, या फिर रट्टा मारते थे, जैसा भी आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। उसको फिर जो है ना, हम जाके एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर देते थे, ठीक है ना। तो इट इज सेफ टू से कि पहले कॉर्पोरेट लॉ आपका विंटर 20 से पहले पहले ये सर हमारा थ्योरी का एग्जाम था था ठीक है। उसमें होता जाता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, वैसे तो याद आता कि भाई ये वाली टर्म बता दीजिए, इसमें क्या होगा, एक्सप्लेन, इवन इवन डेफिनेशंस आ रही होती थी, ठीक है ना। उसके अलावा एक्सप्लेन कर दें जो है, और बता दें कि इस लॉ में क्या लिखा हुआ है, और इसमें कौन सी बात है, इसका क्या प्रोसीजर है, मीटिंग के डेज कितने हैं, ठीक है ना, डायरेक्टर्स की परसेंटेज कितनी, ये सब चीजें याद रखनी होती थी। और जो है उसको जाके रिप्रोड्यूस करना होता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, आपके केस आ जाता था एग्जाम में, उसमें जो है एक जैसे कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ते थे बचपन में, उसमें ही से जो है वो भी एक थ्योरी का पेपर होता था। उसमें कुछ कुछ ज्यादा हमें जो है ना टेक्निकल चीजें देखनी नहीं होती थी, ठीक है ना। वो सिंपल सा होता था, बस उसको उसको लंबी करने के लिए उसमें जो है वो केस बना दिया जाता था, जबरदस्ती का केस। तो ये पेपर होता था लॉ का, और जो आराम से वो रेफरेंस बुक पढ़ के और हम पास कर लेते थे। हम अगर लॉ की कोई क्लास लेना चाहता था तो उसमें होता ये था कि टीचर ज्यादा से ज्यादा उसकी मीनिंग एक्सप्लेन कर देता था। तो बस समझ आ जाता था, बट याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती थी। तो ये पेपर था लॉ का। लेकिन देखें, ये ना तो कॉर्पोरेट लॉ के साथ इंसाफ है, और ना आई कैप का जो ये प्रोफेशनल हमारी बॉडी, हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, और हम जब जाके कंपनी CEOs बनते हैं, या फिर हम कंपनी सेक्रेटरीज बनते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे ऊपर ये हमें हमें ये हमारे ऊपर ये सूट नहीं करता कि हमें इतनी सी नॉलेज हो कॉर्पोरेट लॉ की। तो आई कैप ने बिल्कुल सही किया, इसको ओपन बुक एग्जाम कर दिया। और ओपन बुक का मतलब ये नहीं कि आपको रट्टे से बचा लिया, फिर आपको अब याद नहीं कर रखना। इसका मतलब यह है ताकि इसको उस प्रोफिशिएंसी लेवल पे लेके जाया जा सके जो कि ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आपका IFRS का एग्जाम, जो आपका जो FFR है, वो भी ओपन बुक है, ठीक है ना, ओपन बुक है वो। आप उसमें स्टैंडर्ड बाउंड वॉल्यूम जो आपको पूरा IFRS का है वो आप लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या मुझे आप बताएं कि क्या वो बुक खोलने से पेपर पास हो सकता है? हो सकता है पेपर पास? नहीं होता सर, नहीं होता सर। होता ये है आपका कि एग्जाम में आपके पास आता है एक सिनेरियो, एक पूरा केस आता है आपके पास। सर, उस पे मुख्तलिफ IFRS अप्लाई हो रहे होते हैं, उसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल IFRS 15 की हम बात कर रहे हैं, सर ये रेवेन्यू की बात करता है। अब इसमें सर ये है कि ऐसा होगा तो ये ट्रीटमेंट है, ऐसा होगा तो ये ट्रीटमेंट है, इसमें अगर ऐसा होगा तो ये ट्रीटमेंट है, ऐसा होगा तो ये ट्रीटमेंट है। ये आपको पूरी पूरी चीजें पता होती हैं, ठीक है ना। अब ये फिर आपको, अगर मैं आपको थ्योरी में पढ़ा दूं IFRS 15, या फिर सर आपको लीजेस में आपको थ्योरी से पढ़ा दूं, आपको IFRS खोलूं और उसका मैं आपको मीनिंग्स बता दूं कि इसका मतलब ये है, जहाँ मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं उसको मैं आपको उर्दू में बता दूं, या फिर मैं क्या करूं, मैं फ्लो चार्ट्स वगैरह बना दूं। तो सर, क्या आपको IFRS का एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे उससे? क्या क्लियर कर पाएंगे उससे? नहीं सर। सर, लॉ के साथ ये नाइंसाफी हुई है कि ये लॉ के साथ होता है। और पहले तो चल जाता था, लेकिन सर विंटर 20 के बाद से ये नाइंसाफी काबिल बर्दाश्त नहीं है। ना तो सर ये आई कैप को है, ना आई कैप के एग्जामिनर को है। बच्चा इस मामूली नॉलेज के साथ जाता है, और जाके एग्जाम में जो है वो दो तीन लीगल टर्मिनोलॉजीज उसको समझ के समझ आता है कि मैंने लॉ पढ़ लिया है। और सर आपका एग्जामिनर तो वो नहीं पढ़ा, आपका एग्जामिनर क्या करता है सर, वो तो केसेस पढ़ रहा है। आपका एग्जामिनर जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ रहा है।
उस पे वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सिनेरियोज की बेस पर वो क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगर तो आप एग्जामिनर के बेंचमार्क पर नहीं आएंगे सर, एग्जामिनर यहाँ खेल रहा है, एग्जामिनर बना हुआ है सर विराट कोहली या बाबर आजम के लेवल पर है। और सर हम जो है सर ये सर हम यहाँ पर जो है वो आशीष नेहरा के लेवल पर, ठीक है ना। ये जाकिर खान कॉमेडियन जो है वो बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता है। तो वो सेल्फी के हवाले से जो उसने बताया था, ठीक है ना। तो सर अगर अगर ये कॉर्पोरेट लॉ का एग्जाम अगर बैटिंग है, तो एग्जामिनर आपका बाबर आजम के लेवल पर, और हम हमारा जो तैयारी है सर वो है आशीष नेहरा के लेवल पर। अब सर ये जो है ना, ये सिनेरियो सर इस तरह से पेपर पास नहीं होगा। सर आपके एग्जामिनर कमेंट्स अगर आप पढ़े ना विंटर 20 के, सर आप पढ़े समर 21 के, सर आप पढ़े विंटर 21 से, नहीं नहीं सर, एग्जामिनर कहता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि करना कैसे, उसको लिंक किस तरह से करना है। सर मैं बताऊं, मैं पिछला बैच जब मैंने पढ़ाया, सर एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि सर इसमें ये आंसर कैसे होगा। मैंने बोला देखो बेटा, ये वाली चीज की आंसर होगी कंपनीज एक्ट से, और ये वाली चीज डील करता है सिक्योरिटीज एक्ट आपका। मैं वो कह रहा है लेकिन सर ये तो हमें कैसे पता चलेगा कि सिक्योरिटीज एक्ट अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। देखिए जब आप आईएफआरएस पढ़ रहे हो तो आपको समझ आया था कि भाई यहाँ पर जो है वो आईएफआरएस 5 अप्लाई हो रहा है, जहाँ वो शेयर्स की बात हो रही है, शेयर बेस्ड पेमेंट की बात हो रही है, आईएफआरएस 2 अप्लाई हो रहा है, लीजेस की बात हो रही है, आईएफआरएस 16 अप्लाई हो रहा है। आपको सारी चीजें पता है, और फिर उसके अंदर भी डीप जाके पता है तो इसकी चीज की ऐसी ट्रीटमेंट है, इस चीज की ऐसी ट्रीटमेंट है। तो सर आपका लॉ भी आपसे ये डिमांड करता है। और सर मैं हल्फन ये बात कहता हूँ सर, हम लॉ ऐसा पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कोई बीएफडी पढ़ रहे हैं, या फिर आप आईएफआरएस का पढ़ रहे हैं, या फिर आप टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, या फिर आप लॉ पढ़ रहे हैं। सर हम बिल्कुल इस तरह से पढ़ेंगे, और जैसे कि आपने अभी झलक भी देख ली होगी सर, हम इस तरह से पढ़ेंगे। हाँ मैं आपको हैंड राइटिंग में पढ़ाऊंगा। फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम केस लेके चलेंगे, हम केसेस लेके चलेंगे, उसमें से जो है आप पढ़ेंगे। फिर जब हम एक क्लास रखेंगे, जैसे अभी जाके हम फर्दर इस लेक्चर में आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी बताऊंगा, तो उसमें होगा ये सर कि सबसे पहले हम पूरा हमारा लेक्चर कवर करेंगे, हम केसेस देखेंगे उसके, हम सर 75% हम केसेस देख रहे होंगे, प्रैक्टिकल केसेस देख रहे होंगे, ठीक है ना सर। उसमें हम उससे सीखेंगे पूरा लॉ। और फिर जब हम जाके अपना बेयर पढ़ेंगे ना सर, एक क्लास होगी, हर पोर्टल जब बना होगा ना सर, आप देखेंगे हर टॉपिक के अंदर, क्योंकि मैंने लॉस को टॉपिक्स में क्लब किया है। फिर जो है हमने उसमें क्या किया है, एक लेक्चर बाय लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है ना सर। 30-35 मिनट से ज्यादा कोई लेक्चर नहीं होगा, हद से 40 मिनट का होगा। 1.5 घंटे में 2.5 घंटे में आपको मैं आपको खोने नहीं दूंगा वहां पर सर, के आप जाके 2.5 घंटे में खोजेंगे कि टॉपिक कहाँ पर है। और फिर जहाँ टीचर ने ब्रेक लिया वो भी शामिल हो रहा है सर। ये आपका आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, मुझे पता है आप रिकॉर्डेड प्रेफर करते हैं सर। ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, इसमें जिटर्स नहीं होंगे सर, कोई लैगिंग नहीं होगी इंशाल्लाह सर। आपको प्योर कंटेंट मिलेगा सर। अगर 35 मिनट लिखा हुआ है ना अगर लेक्चर का, सर आपको 35 मिनट का प्योर कंटेंट मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुझे पता है आपका टाइम कितना कीमती है सर, आपका टाइम मैं वेस्ट होने दूंगा, ठीक है ना इंशाल्लाह। ठीक है सर। तो सर जब आपका ना उसमें जब लेक्चर्स आ रहे होंगे सर जब हमारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल हमने कोर्स हम फॉर एग्जांपल हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, सबसे पहले उसके हम एक एक टॉपिक करके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पूरा केस डील करके हम इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से मैं आपको हैंड राइटिंग में पढ़ाऊंगा। मैं आपको जैसे हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं या बीएफडी पढ़ते हैं, मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि वर्ड पे आपको समझाना शुरू कर दिया, या फिर फ्लो चार्ट बना के समझाना शुरू कर दिया, या फिर जो है मैंने उसी लॉ को जो है तोड़ मोड़ के कहीं से जोड़ दिया, इस तरह से नहीं होगा सर। मैं आपको बकायदा समझाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको लॉ इंशाल्लाह। सर उसके बाद सर अब होगा ये सर कि जब हमारा कोर्स खत्म, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज आएंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे सर। एंड में ना एक लेक्चर होगा जिसमें हम बेयर एक्ट की रीडिंग करेंगे। वो शायद मेरे ख्याल में कोई हो सकता है, वो अगर कोई बड़ा बड़ा लॉ है तो हो सकता है वो 1 घंटे का भी जा रहा हो, लेकिन वो हर स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है लेना। वो एक ऑप्शनल लेक्चर होगा। उसमें क्या होगा कि हम, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, हम क्या करेंगे सर उस लेक्चर में हम अपना कंपेंडियम हाईलाइट कर रहे होंगे। हम अपना कंपेंडियम हाईलाइट करेंगे, मैं आपसे हाईलाइट करवाऊंगा कंपेंडियम। उसमें जब हम पढ़ रहे होंगे ना सर, आपको पता लगेगा कि सर जो 2.5-2.5-3-3 पेज के जो लॉज है ना सर, उसको इतना जबरदस्त तरीके से हम पढ़ चुके होंगे कि उसकी जो लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर उसको जो लिखने का अंदाज है सर, वो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, ठीक है ना सर। हम हर एक्सपेक्ट से जो है ना वो लॉ देख रहे होंगे सर, हर एस्पेक्ट से देख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब जो है ना यही जो है आपका ये डायनामिक्स है आपके इस पेपर की, और इसके बगैर आपका एग्जाम जो है वो पास नहीं होने वाला। तो सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये लॉ पढ़ रहे हैं,
या फिर सर आप कोई अपना BFD टैक्स या फिर IFRS पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह इस पेपर के साथ भी अब वो इंसाफ होगा जो ये पेपर डिजर्व करता है। अच्छा सर, अब हम देख लेते हैं कि हमारे हमारे कोर्स में कौन कौन से लॉज हैं, लेकिन हमने क्या किया है आसानी के लिए कि उन लॉज को टॉपिक्स में क्लब कर दिया है। ठीक है ना, जैसे अगर आप सिलेबस देखें अपना, तो उसमें जो लॉज है बकायदा लॉज दिए हैं कि ये फला फला एक्ट है, ये फला ऑर्डिनेंस है, ये फला जो रेगुलेशंस हैं, ये रूल्स हैं, ये आपके कोर्स का पार्ट है। लेकिन सर अगर आप अकाउंटेंसी के एक नॉर्मल स्टूडेंट है और लॉ से आप इतने वाकिफ नहीं है, तो सर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि इसको किस तरह से देखना है, और थोड़ा सा शायद आपको ये तंग कर सकता है। ठीक है ना सर, लेकिन लेकिन हमने क्या किया है, इन लॉज को टॉपिक्स के अंदर क्लब कर दिया। ठीक है ना, और एक कंपनी जैसे कॉर्पोरेट लॉज पढ़े हैं, तो आप कंपनी की चीजें देख रहे होंगे कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस देख रहे होंगे कंपनी की, और कंपनी किस तरह से कंप्लायंस उस तरह से करनी पड़ती है, तो सर हमने उसको टॉपिक्स में क्लब कर दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा पहला जो ग्रेड है ये है हमारा कंपनीज लॉज का। इसके अंदर वो तमाम के तमाम लॉज हैं जो कि एक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से लेकर उसकी वाइंडिंग अप तक की तमाम चीजें होती हैं, वो हम देख रहे होंगे। सर अगर हम इसके मार्क्स वेटेज की बात करें, तो ये सर हमारा मिनिमम 20 नंबर का टेस्ट होने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा सर हमारा ये 40 नंबर का टेस्ट होगा। तो 20 से 40 नंबर का एग्जाम में टेस्ट होने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक इसका है सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सर ये बेसिक टॉपिक है, और हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे हम इनकॉर्पोरेशन से हमारी क्लासेस स्टार्ट करें। और देखिए आप कंपनी लॉ में पढ़कर आ रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप कॉर्पोरेट लॉ के एग्जाम में नहीं टेस्ट होने वाली, लेकिन फिर भी सिलेबस का पार्ट है, तो हम देख रहे होंगे कि क्या क्या चीज है। ठीक है ना, लेकिन आपने इस पर फोकस नहीं करना, असली कहानी जो है वो उसके इसके बाद शुरू होगी। ठीक है ना। पहली बात इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का पहला टॉपिक है हमारा। दूसरा सर आ जाता है आपका डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। सर डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स जो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा था, सर ये उस उससे एडवांस्ड है। सर इसके सेक्शंस तो वही है, जाहिर सी बात है, सेक्शन तो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन इसकी टेस्टिंग जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा डिफिकल्टी है इसमें, और इसको उससे ज्यादा मतलब आप बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि आप इस टेस्टिंग लेवल 3 पे इसको जो है आप इसको परफॉर्म कर सके फाइनल के लेवल पे। ठीक है ना। इसी तरह से सर मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स का टॉपिक जो है, ये दो टॉपिक अगर हम कंपनीज लॉज की क्रेडिट की बात करते हैं, तो सर ये दो टॉपिक जो है ये एक खासा इंपॉर्टेंस रखते हैं, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स एंड मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स। और जो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है वो कुछ भी नहीं था, ये यहाँ से जो है ना वो कहानी स्टार्ट होती है। जाहिर सी बात है सेक्शंस तो वही है, लेकिन इसकी जो है वो अब हमें ज्यादा अच्छी तरह से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। सर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास आता है शेयर कैपिटल का बेसिक एरिया। सर शेयर कैपिटल का बेसिक एरिया मतलब कुछ एडवांस्ड एरिया भी होगा, बिल्कुल होगा सर, हम उसको देखते हैं अभी। लेकिन इसकी जो बात है, ये वाला टॉपिक सर, इसमें शेयर्स का बेसिक एरिया, शेयर्स डिस्काउंट, शेयर्स इशुएंस, और सर इतना बेसिक है कॉर्पोरेट लॉ नहीं सर, ये इतना बेसिक नहीं है, ये वाले टॉपिक्स एग्जामिनर टच भी नहीं करता। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं सर डेबेंचर्स, मॉर्गेज, चार्जेस वगैरह, ये सब आप जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है हमारे पास में, एसोसिएटेड कंपनीज में आप जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं उसकी क्या रूलिंग है, उसके एक दो रेगुलेशन है, वो भी देख रहे होंगे। ये भी एक बेसिक एरिया। अच्छा, अब आगे जाके देखेंगे तो हमने क्या किया हमारी क्लास में, हमने टॉपिक्स को ना सर 3 क्लासेस में तोड़ा हुआ है, सुप्रीम क्लास, हाई क्लास एंड लोअर क्लास। सर हमने इस तरह से बनाया है कि जो आई कैप का टेस्टिंग लेवल है और जो आपके मार्क्स वेटेज है, इन दोनों का हमने सम किया, और फिर हमने देखा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हाई डिफिकल्टी टॉपिक्स हैं और उसके मार्क्स वेटेज भी ज्यादा हैं, जो टेक्निकल एरियाज कहलाते हैं, जहां आपका और आई कैप का जो है वो नो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नो होल्ड्स बार्ड मैच होने वाला है रेसलमेनिया का। तो वो जो है ना वो सुप्रीम क्लास टॉपिक्स हैं, उसको हम आगे जाके देखेंगे कि हमने किस तरह से उसको सुप्रीम क्लास, हाई क्लास और लोअर क्लास में तोड़ा है। अब हम बात करें सर, जैसे हमारा हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इसके बाद सर आपके आ जाते हैं डिविडेंड्स और डिपॉजिट्स, और ये छोटे छोटे जो एरियाज हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के, ये इसमें आ जाते हैं। सर इसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारे पास है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये भी एक बेसिक सा एरिया, ये भी एक लोअर क्लास एरिया। ठीक है ना, मतलब आपके कॉर्पोरेट लॉ एग्जाम के लेवल पे ये इसमें बिल्कुल ही अच्छा, जैसा मैं आके जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि हम जो लॉज पढ़ने वाले हैं ना सर, उसमें आपको 3 तरह के लॉज है ना वो दिखेंगे। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये हमने उसको 3 तरह के हिस्सों में तोड़ा है आपके आसानी के लिए। देखिए, अब उसमें होता है, एक होते हैं कुछ टेक्निकल लॉज होते हैं, जिसको पढ़ने के लिए आपको प्योर कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, आपको उसको उसको डीप में जाके समझना पड़ेगा, वो टेक्निकल चीजें होती हैं, तो वो टेक्निकल लॉज होते हैं। ठीक है ना। फिर होते हैं सर प्रोसीजरल लॉस, उसमें होता है भाई ये 14 डेज से पहले ये होगा,
और ये परसेंटेज लगेगी और इस इतना जो है नंबर्स होंगे। अब आपने उसमें सिर्फ ये देखना होता है कि परसेंटेज किस तरह से अप्लाई हो रही होगी और डेज जो है उसका हिसाब किताब किस तरह से लगाया जाएगा और नंबर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर फ्रैक्शन में आया तो क्या होगा, अगर जो है वो अगर डेज की बात हो रही है तो छुट्टियां आ जाए तो क्या होगा। तो ये सब प्रोसीजरल बातें, आसान चीजें हैं। इसके बाद जो है ना कंप्लायंस चीजें, मतलब फॉर एग्जांपल 10 साल तक जो है वो रिकॉर्ड्स एक कंपनी ने मेंटेन करके रखना है। तो सर इसमें क्या टेक्निकल है, ना कोई टेक्निकल है ना कोई प्रोसीजरल है, बस एक कंप्लायंस की बात है आपने करनी है। तो तीन तरह के आपको जो है ना वो लॉज देखने पड़ेंगे। ज्यादा टेक्निकल चीजें, क्योंकि एडवांस कॉर्पोरेट लॉज और टेक्निकल चीजें ज्यादा है, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आपको, हार्ड कोर नॉलेज चाहिए आपको, और आई कैप का जो है जबरदस्त मैच होने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो दूसरा सर हमारे पास प्रोसीजरल एरियाज ये भी हल्के हैं, और सर कंप्लायंस एरियाज तो बिल्कुल ही जो है ना वो फारग लॉज हैं आपके आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में यही जो है ना कंप्लायंस के लॉज पड़े हुए हैं, ठीक है ना। सर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक टॉपिक है रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन। सर आपने इसको बोल्ड करके क्यों लिखा हुआ है? सर देखें, जो ऊपर मार्क्स वेटेज आपको नजर आ रही है ना 20 से 40 नंबर, सर इसमें इस वेटेज में सर 10 से 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग और रिहैबिलिटेशन हर हाल में आई कैब आपसे 10 से 15 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। आई कैब ने अपने मार्क्स शीट में इसकी अलग वेटेज बनाई हुई है, लेकिन सर क्योंकि ये कंपनीज लॉस का ही पार्ट है तो हमने इसको कंपनीज लॉस में डाला, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज क्लब किया है, ठीक है। तो इसमें जो बोल्ड एरिया है ना, इसमें इसका मतलब यह है इसके अलग से मार्क्स है, और कितने मार्क्स हैं? 10 से 15 मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें 20 से 40 मार्क्स में ये शामिल है। सर उसके बाद आपका आया था वाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स। कंपनी वाइंडिंग अप होना चाहे तो किस किस तरह से वाइंडिंग अप होती है, मेंबर्स वाइंडिंग अप कराना चाहे, क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप कराना चाहे, कंपनी वॉलंटरली वाइंडिंग अप कराना चाहे, तो ये तमाम की तमाम कंपनीज लॉज हैं। सर तीन टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सर डायरेक्टर्स मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, इसके अलावा आपका रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन। जो कंपनी लॉ में पढ़ा था सर वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका और जबरदस्त जो है ना वो मतलब प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए, ठीक है। सर अब आ जाते हैं हमारा सिक्योरिटीज लॉस पे। सर सिक्योरिटीज लॉस को हम ये भी कह सकते हैं कि ये है शेयर कैपिटल का एडवांस्ड एरिया। उधर आपने देखा शेयर कैपिटल का बेसिक एरिया आपको नजर आ रहा होगा, सर सिक्योरिटीज लॉस मतलब शेयर कैपिटल का एडवांस्ड एरिया। सर ये भी 20 से 40 नंबर का आपका टेस्ट हो रहा होगा। सर अगर वो कंपनीज लॉस पे भारी हाथ रखता है तो सिक्योरिटीज लॉस पे हल्का हाथ रखेगा, और सिक्योरिटीज लॉस पे भारी हाथ रखता है तो कंपनीज एक्ट पे हल्का हाथ रखा होगा। मतलब अगर एक एक पेपर में एक सब एरिया में जा रहा है, अगर वो 40 नंबर टच कर रहा है तो दूसरे में कोई 10 20 नंबर ही टच टच कर रहा होगा। तो इस तरह से, क्योंकि आई कैप ने इन दोनों की एक ही ग्रेड बनाई हुई है, दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन को मिक्स करें तो ये बन रहे होते हैं 60 65 नंबर। तो सर इस तरह से होगा कि अगर सिक्योरिटीज एक्ट पे वो जा रहा होगा 40 नंबर की तरफ, तो कंपनीज आपका लॉज आपका 20 नंबर तक का आ रहा होगा, और इधर 40 नंबर टच हो रहे हैं तो वो 20 25 नंबर का आ रहा होगा। तो इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो सिक्योरिटीज लॉस की हम बात करते हैं सर, सबसे पहले इसमें आता है आपका फर्स्ट इशुएंस ऑफ शेयर्स। एक कंपनी होती है जब वो अपने शेयर्स मार्केट में बेचना चाहती है, तो सर उसको कुछ कुछ पब्लिक ऑफरिंग वगैरह करनी पड़ती है, कुछ ऑक्शन वगैरह होते हैं, कुछ बिडिंग वगैरह होती है। इसका प्रोसेस क्या है, कंपनी अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचे खुद से जाके तो उसका क्या प्रोसेस है, कंपनी अगर पब्लिक को ऑफर करे तो उसका क्या प्रोसेस है। तो ये फर्स्ट इशुएंस जो होती है ना कंपनी की, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये जो पूरा हार्ड कोर एरिया, तो ये फर्स्ट इश्यूएंस ऑफ शेयर्स है, ठीक है। सर इसके बाद आता है फर्दर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। अपना फर्स्ट इश्यूएंस तो हो गए, उसके बाद सर राइट इश्यू हो रहा हो, या फिर बोनस इशू हो रहा हो, या फिर सर कंपनी अपने अपने एम्प्लॉयज को कोई शेयर बेस्ड पेमेंट वगैरह कर रही हो, तो फर्स्ट इश्यूएंस के बाद अगर कुछ फर्दर इशू कंपनी करना चाहती है तो उसके लिए जो है फर्दर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की बात होगी। सर इसके बाद आता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सर जब शेयर इश्यूएंस की बात करते हैं ना, तो सर आपका जो है पाकिस्तान स्टॉक अगर लिस्टेड कंपनी की बात करें, जैसे कि अगर मैं आपको एक ब्रीफ पॉइंट बताऊं, तो ये जो सर तमाम के तमाम जो लॉज है ना सर, ये बनाए जाते हैं सर पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा स्टेक पर सर कहाँ होता है? सर लिस्टेड कंपनीज में, क्योंकि उसके जो स्टॉक्स हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं, लोग जाके खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लोगों का स्टेक जो है वो लोगों का इंटरेस्ट स्टेक पर होता है सर। तो एसईसीपी जो है और जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है सर, वो कोशिश करती है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है ना, पब्लिक का इंटरेस्ट, वो जितना प्रोटेक्ट हो सके वो बेहतर है, ठीक है ना। तो लॉस तो इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है सर। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो रूल बुक है
तो वो हमारे हमारे कोर्स का पार्ट है। इसमें हम देख रहे होंगे कि लिस्टेड कंपनी के लिए क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कि अगर उसको अपने शेयर जो है पब्लिक को बेचने, तो उसमें क्या क्या जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी, वो बड़ा टेक्निकल एरिया, ये भी हम जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देख रहे होंगे। सर इसके अलावा अगर एक कंपनी शेयर्स इशू करने के बाद अपने ही शेयर्स वापस खरीदना चाहती है कैंसिल करने के लिए, या फिर अपने अपने ईपीएस बढ़ाने के लिए, मैं आपको अगर एक ब्रीफ बताऊं तो फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी की अर्निंग है 1 मिलियन अर्निंग है और उसके शेयर्स हैं सर कोई कोई 1 मिलियन शेयर्स ही आउटस्टैंडिंग है उसके, तो सर एक शेयर के बदले कंपनी 1 रुपया कमा रही है, लेकिन अगर वो 5 लाख शेयर खरीद लेती है तो फिर उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स बचेंगे 5 लाख। तो 1 मिलियन शेयर्स उस 1 मिलियन उसकी इनकम होगी, प्रॉफिट जो होगा उसका, और फिर सर 5 लाख जो है उसके शेयर्स आउटस्टैंडिंग होंगे, तो उसके अर्निंग पर शेयर जो है वो 2 रुपए बन जाएगी। तो ये मैं आपको एक सरसरी सा बता दिया कि बाय बैक ऑफ शेयर इस वजह से होता है, और बाय बैक ऑफ शेयर्स की क्या क्या कंपनी ने जिम्मेदारियां पूरी करनी है, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका भी बड़ा अच्छा प्रोसेस है। तो वो जो है हम प्रॉपर जो है वो देख रहे होंगे, ठीक है ना, उसकी रीजंस क्या होते हैं, और प्रॉपर उसको हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है सर, इसके बाद आता है सर सब्सटैंशियल एक्विजिशन। अगर एक ही वक्त में एक एक इंडिविजुअल इकट्ठी कोई सब्सटैंशियल एक्विजिशन करना चाहे किसी कंपनी में, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स करना चाहे, तो उसके लिए उसमें क्या क्या उसकी रूलिंग्स और रेगुलेशंस हैं, ये सर हम देख रहे होंगे। सर इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग का जो एरिया है ना सर, इसमें ये कंपनी के अपने डायरेक्टर्स या कंपनी के अपने लोग अगर कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग शुरू कर दें, तो इसमें उसकी क्या प्रोहिबिशंस हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या जो है वो प्रोसीजर्स वगैरह हैं, तमाम की तमाम इनसाइडर ट्रेडिंग में हम देख रहे होंगे सर। सर इसके अलावा आपका जो तीसरा ग्रेड आता है ना, वो आता है आपका स्पेशलाइज्ड कंपनीज। सर पहला ग्रेड है कंपनीज लॉस, ये है आपका स्पेशलाइज्ड कंपनीज लॉस। अगर उसको हम बोले कि लॉस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी गलत नहीं होगा सर, इसमें आपका आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं आपके। सर सबसे पहले आपका आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। सर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आपका इस ग्रिड का सबसे ज्यादा टेक्निकल और सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट एरिया है। और उसके बाद सर आपका आता है बैंकिंग कंपनीज, कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे लॉज अप्लाई हो रहे होंगे, और इंश्योरेंस कंपनीज। सर आपने ये कैसे कह दिया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ज्यादा टेक्निकल है, तो यहाँ तो बैंकिंग कंपनीज भी मुकाबले पर है और इंश्योरेंस कंपनी भी मुकाबले पर है। सर आपकी खुशकिस्मती ये है कि आपके कोर्स में बैंकिंग कंपनी के पूरा ऑर्डिनेंस शामिल नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी का पूरा ऑर्डिनेंस शामिल नहीं है। कोई सर 22-23 सेक्शंस है जो आपके कोर्स का पार्ट है, आपने सिर्फ यही पढ़ना है। लेकिन एनबीएफसी जो है आपका अच्छा खासा जो आपका टेस्ट हो रहा होगा, तो ये जो है ना, ये पूरी ग्रेड आपकी 10 से 15 नंबर की आ रही होगी, ठीक है ना। अच्छा सर फिर हम बात करते हैं अदर रेलेवेंट लॉस की, जो कि 30 से 40 नंबर के टेस्ट हो रहे होंगे सर, 30 से 40 नंबर के टेस्ट हो रहे होंगे अदर रेलेवेंट लॉस। सर सबसे पहले उसमें आ जाता है आपका कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर, ये हम डायरेक्टर्स और मीटिंग्स के साथ जोड़ के पढ़ रहे होंगे सर, जोड़ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। हम इसमें इसको जोड़ के पढ़ेंगे साथ में कि क्योंकि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपका बीओडी के मामला बताता है, आपको आपको गवर्नेंस का मामला बता रहा होता है, मीटिंग्स किस तरह से हो रही होंगी, डायरेक्टर्स की कमेटी किस तरह से बनेगी, उनकी मीटिंग्स किस तरह से होंगी। तो ये हम जो है ना उसका जोड़ के पढ़ रहे होंगे, फिर अलग से भी इसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सर कोड ऑफ एथिक्स, ये वही है जो कोड ऑफ एथिक्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट होती हैं, ये आपके हर पेपर में पार्ट है, तो इसमें भी आपका ये टेस्ट हो रहा होगा इसी ग्रेड के अंदर। दूसरा सर इसके अलावा आपका फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशंस जो है सर, फेरा फेरा सब करते रहते हैं, फेरा तो आपके कोर्स का पार्ट है ही नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तो आपका कोर्स का पार्ट है ही नहीं सर। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस जो है ना, वो आपके आपके कोर्स का पार्ट है सर। तो इसमें जो है आपने इसको इसको देख लेना है, ठीक है। तो मैनुअल, बल्कि इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो मैनुअल है ना, वो आपके कोर्स का पार्ट है। एक्ट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है सर। रेगुलेशन के जो मैनुअल है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो इशू करता है, वो आपके कोर्स का पार्ट है, तो अब वो देख रहे होंगे, ठीक है सर। इसके अलावा सर आपके पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ प्रोविजंस हैं, और इसके अलावा कंपटीशन एक्ट के, मार्केट में फ्री कंपटीशन हो, कोई मोनोपोली वगैरह ना बनाए, कोई अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करे, मार्केट कंपटीशन को डिस्टॉर्ट ना करे, खराब ना करे, कंपटीशन एक्ट में हम देख रहे होंगे। इसको एंटी ट्रस्ट लॉज भी कहते हैं यूएसए में, उसको एंटी मोनोपोली लॉज भी कहते हैं चाइना में। तो ये भी कंपटीशन एक्ट इसमें आ जाता है सर। इसके अलावा पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का एक्ट है, जो कि हम इसमें देख रहे होंगे। इसमें जो है इसके हवाले से फंड ट्रांसफर और पेमेंट सिस्टम के हवाले से बात हो रही होती है सर। ये जो है ना आपका जो अदर रेलेवेंट लॉस के एरिया आप देख रहे होंगे सर, ये तो काफी मुश्किल मुश्किल चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पर। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और आपका पेमेंट सिस्टम लॉज और कंपटीशन एक्ट सर।
ये ना इधर आपकी प्रोफेशनसी लेवल बहुत ज्यादा हाई हाई बेंचमार्क नहीं है। इधर एक दरमियाना आपका मैच हो रहा होगा आईकैप से, कोई ज्यादा कोई हार्डकोर नहीं चल रहा होगा। हार्डकोर का एरिया वही है, सिक्योरिटीज लॉस सर, आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, आपका जो है ये डायरेक्टर्स मीटिंग्स, और ये हम आगे जाके देखेंगे जो सुप्रीम क्लास टॉपिक्स है उसमें, और आपका और आईकैप का जो है वो जबरदस्त जबरदस्त हो रहा होगा माशाल्लाह। ठीक है ना, तो हम उसको उस तरह से ही कवर करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त आप एग्जामिनर के बेंचमार्क से थोड़ा सा ऊपर जाके आपकी तैयारी कराएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको। तो ये तमाम की तमाम जो है ना ये टॉपिक्स हैं, तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। अब आइए देख लेते हैं जो हमने जो क्लब कराया टॉपिक्स के अंदर, एक टॉपिक के अंदर पीछे जो क्लब के, तो पीछे इसके प्रिवेलिंग लॉस कौन से, कंपनीज लॉस में जो टॉपिक्स इसके पीछे सिलेबस में कौन कौन से हमने एक्ट्स, कौन से ऑर्डिनेंस और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने, आइए उसको भी थोड़ी सी बस एक नजर डाल लेते हैं। आपको घबराना डराना मकसद नहीं, सिर्फ एक दिखाना है कि भाई ये तमाम चीजें हम इन इन टॉपिक्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। मैं आपको ये नहीं करूंगा कि आपके सामने रेगुलेशन एक्ट और ऑर्डिनेंस खोल के दिखा दूं कि भाई आप इसमें से पढ़ें, नहीं नहीं, मैं आपके साथ जुल्म नहीं करूंगा। मैं आपको इतने इतने प्यार से, इतने जबरदस्त तरीके से लेके चलेंगे इंशाल्लाह कि आप जो है ना आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह तो हम इस टॉपिक के पीछे दिखाते हैं कि इसके पीछे हमने कौन सी जो है वो लॉज हम पढ़ रहे हैं। आइए देखिए। अच्छा जी, हम देख लेते हैं कि हमारा जो हमने टॉपिक वाइज अपने कोर्स को क्लब किया है उसके उसमें पीछे कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारे कोर्स का पार्ट है। अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारा जो कंपनीज लॉज का जो ग्रिड है उसमें उसमें ये तमाम के तमाम लॉज आ रहे हैं। देखिए ऑल द वे फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2017, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है। अच्छा सर ये अलग से क्यों मेंशन किया हुआ है, सर ये अलग से क्यों मेंशन कर दिया आपने? अगर तो आपने ऊपर कंपनीज एक्ट 2017 लिखा है तो उसके शेड्यूल भी कोर्स का पार्ट हो जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जितने भी लॉज देख रहे हैं, जितने भी एक्शन ऑर्डिनेंस देख रहे हैं, उसके जो 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 बताए हुए हैं, जो आपके सिलेबस में बताए हुए हैं, जो कि यहाँ मेंशन है, यही आपके कोर्स का पार्ट है। शेड्यूल वगैरह, सर्कुलर्स वगैरह, एसआरओज वगैरह, रूल्स रेगुलेशन अगर तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो आपके कोर्स का पार्ट भी नहीं। ठीक है ना, तो आपने कोई ज्यादा ज्यादा इसमें चीजें जमा करने की एफर्ट नहीं करनी। ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं यही कोर्स का पार्ट है। और बिलीव मी यू आर इन सेफ हैंड्स। मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ, मैं उनके उनके लीगल मैटर्स देखता हूँ। मैंने मैंने चीजें पढ़ी हैं, मैंने चीजें अप्लाई करी हैं। मैंने मैंने देखिए एक जर्नल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जर्नल ऑफ लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉ रिसर्च जर्नल है। उसमें लॉ की रिसर्च होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, डिक्टेशंस आती हैं, उस पे उसमें एनालिसिस होती है, उस पे पेपर्स लिखे जाते हैं। ठीक है ना, जजमेंट्स के ऊपर पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा तमाम की तमाम जो सुप्रीम कोर्ट की और 5 हमारी हाई कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं कॉर्पोरेट मैटर्स पर, उसकी 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 डिक्टेशन हमारे पास आती है। हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। ये रोज का काम है। ये जो रूल्स है ना, ये इसकी ये सिर्फ थ्योरी है। इसके प्रैक्टिकल केसेस जो कि आपका एग्जामिनर भी पढ़ता है वो हमारी डेस्क पे मौजूद होती है। ठीक है ना, तो ये मेरे रोज का काम। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल भी, आप अगर आप मेरे स्टूडेंट, आपको इस चीज से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी लंबी लंबी क्या चीजें हैं। हम इसको देखें। मैंने जो देखा ना, जब मैं भी एक स्टूडेंट था, जब मैं सीए का स्टूडेंट था, तो देखें यहाँ पर होता कैसे है, एक नाइंसाफी जो इस सब्जेक्ट के साथ की जाती है ना, वो होता है यार, आप एक लॉयर तो नहीं है, आप एक लॉयर नहीं है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लॉ पढ़ के आप उसको इंटरप्रेट करें कि ये होगा तो क्या होगा और ये होगा तो क्या होगा। देखिए आपसे थ्योरी पढ़वा के आपसे प्रैक्टिकल काम करवाना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी हुई होती, अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा होता, आपने लॉ को पढ़ते कैसे ये पढ़ा होता। अब 6 महीने में आपको ये पढ़ाना कि लॉ को पढ़ते कैसे, ये तो जुल्म वाली बात है ना। और देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ क्यों पढ़ता है? उसने उसने सीईओ बनना होता है, उसने कंपनी सेक्रेटरी बनना होता है, तो उसने कंप्लाइंस करनी होती है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की कंप्लाइंस करनी होती है ना। तो वो चीजें उस मकसद से आपको पढ़ाया जाता है। और उस मकसद से के हिसाब से ही जो है ना आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। अच्छा एग्जामिनर करता क्या? एग्जामिनर वो जो प्रैक्टिकल केसेस हैं, जो कि असली केसेस हैं, जो कोर्ट में चल रहे होते हैं, जो कि कंपनी के कॉर्पोरेट मैटर्स होते हैं, वो चीजें पढ़कर वहां से पेपर बना रहा होता है। लेकिन आप थ्योरी पढ़कर जो है वो जा रहे होते हैं, थ्योरी को समझ कर जा रहे होते हैं। ज्यादा ज्यादा आप क्या करेंगे भाई, आप 3 लाइन पढ़ने में आप घंटे लगा रहे होते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज कर ली। लेकिन इस तरह से ये ऐसी एफर्ट है जिससे कोई रिवॉर्ड नहीं है। आपने करना कैसे, जैसे कि हम अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी रखेंगे, हम उसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ना है ऐसे, हम केस से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप आईएफआरएस जब पढ़ते हैं, आप बीएफडी पढ़ते हैं,
तो वो आपको इतना अच्छा समझ क्यों आता है, आपको पता है? आप केस से स्टार्ट करते हैं, आप केस, और मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब दिस प्लेटफॉर्म वुड बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसमें कि लॉ ऐसा पढ़ाया जाए, जिसमें कि लॉ ऐसा पढ़ाया जाएगा। सर ऐसा अगर कोई कोई दूसरा इंस्टीट्यूट आता है, कोई दूसरा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जिसमें लॉ ऐसा पढ़ाया जाए, तो वो हल्फन मैं कह सकता हूँ कि वो दैट वुड बी द सेकंड। क्योंकि मैं इस फर्टिनिटी में हूँ पिछले 8-9 साल से, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से लॉ को ट्रीट किया जाता है। सर उसको उसको सर लॉज ऑर्डिनेंस को जो है आपके क्या किया जाता है, उसको बस खोल के आपके सामने रख दिया जाता है और आपको उसकी मीनिंग बता रहा होता है। अच्छा टीचर कौन होता है? सर उसको जो आपको 2-3 एस्पेक्ट में मीनिंग बता रहा होता है और आपको कनेक्ट कर देता है। लेकिन सर इस तरह से ना आप लॉ अच्छा समझ सकते हैं और ना अच्छी तरह से पास कर पाते हैं। ठीक है सर, लॉ अगर जिस तरह से पढ़ना चाहिए, जैसे कि आप बीएफडी पढ़ते हैं, आपको क्यों मजा आता है? आप एक केस से स्टार्ट करते हैं और फिर वहां जाके आप चीजें सीखते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल चीजें समझ आती हैं। लेकिन समंदर में कूद कर तैरना ज्यादा आसान है, जहां तक कि अगर आप थ्योरी में समझे कि देखें आप पहले हाथ चलाएंगे फिर पाँव चलाएंगे, इस तरह से लर्निंग नहीं होगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल केसेस जो कि मेरे डेस्क पे मौजूद होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले हैं, जो कि पूरा टाइम लगा के जजेस ने लॉ को इंटरप्रेट किया और लीगल प्रैक्टिशनर्स ने वो केस आपके सामने रखे, उससे जो है हम जो है चीजों को सीखेंगे, पढ़ेंगे। कुछ केसेस हम अपने पास से बनाएंगे, हम अज्यूम करेंगे, कुछ केसेस हम प्रैक्टिकल लेंगे, कुछ केसेस हम कोर्ट से लेंगे। हम जो है एग्जामिनर के लेवल से थोड़ा सा हम उससे भी आगे जाके एक स्टेप अहेड जाके हम मेहनत करेंगे, ताकि आपको पेपर भी आसान लगे और आप एक कॉर्पोरेट लॉ का एज अ फील्ड भी अगर आप पिक करना चाहें तो दैट इज अ गुड थिंग। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये फील्ड ऐसी है, इसमें कंपटीशन नहीं है। और देखिए इसमें यह है कि एक वकील जो है वो कॉर्पोरेट लॉ, उसको एक कॉर्पोरेट मैटर्स का अंदाजा ज्यादा नहीं होता, और अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लॉ का ज्यादा अंदाजा नहीं होता। तो मतलब यू आर इन सेफ हैंड्स, ठीक है ना? तो मैं दोनों तरह से मुझे ये एक्सपोजर अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है, मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा मेरा मकसद क्या है, मैं टीचिंग में क्यों आया? मेरे मकसद ये है कि देखिए मैं क्लियरली बात कहता हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट, आप लोग लॉ पढ़ के आप आगे जाएंगे, आपको पता चलेगा भाई ये भी जो है ना फील्ड है। आप कंपनी सेक्रेटरीज बने होंगे, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी बने होंगे। जब आप कंपनी सेक्रेटरीज, आपको पता होगा, देखिए एक सीएफओ से आसान काम है कंपनी सेक्रेटरी का, और उसकी रेम्युनरेशन सीएफओ से थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों होती है भाई ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि लोगों को आता नहीं है काम। जब आप कंपनी सेक्रेटरीज बने होंगे, आप मेरे स्टूडेंट्स, आप कंपनी के सीईओज बने होंगे, आप देख रहे होंगे, तो आगे जाके आप मेरे क्लाइंट्स हो जाएंगे ना। तो ये मैं आपको क्लियरली बात कर रहा हूँ, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मैं आप लोग को उस स्टेज पे देखना चाहता हूँ कि आप कंपनीज को लीड कर रहे हो, आप कंपनीज को लीड कर रहे हो। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है, आई एम हियर टू स्टे, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मैं लॉ बस उसको पढ़ के आपको पढ़ा दिया, इस तरह से जो है मैं नहीं कर रहा। मेरा 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 काम है ये, मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, मैं एक फर्म में होता हूँ, मैं एक फर्म का पार्टनर हूँ, ठीक है ना? तो ये बताने का मकसद आपको ये है कि अब लॉ इस तरह से इंशाल्लाह जो है इसकी डायनामिक्स जैसे चेंज हो गई हैं, तो आपको पढ़ाया भी उस तरह से जाएगा। अब आपको इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा जिस तरह से इसके साथ सलूक होता हुआ आ रहा है, ठीक है ना? तो ये बताने का मकसद ये था कि तमाम की तमाम जो चीजें आपके सामने आ रही है ना, हम उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतने बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे कि आप उसको, आपको तो हमेशा याद रहेंगी चीजें, ठीक है ना? और फिर आपको चीजें समझ भी आ जाएंगी कि लॉ किस तरह से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक अंदाजा हो जाएगा आपको, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक आइडिया हो जाएगा आपको कि यार किस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है? पता है ये ना, ये आपने इवन आप एक ऑडिट की फील्ड में भी जाते हैं ना, अगर आप एक अकाउंटेंट भी बनते हैं, अगर आप टैक्स प्रैक्टिशनर भी बनते हैं, तब भी जो है ना आपको आपको ये चीजें मदद कर रही होंगी। अगर आपको आपको इस चीज का अंदाजा, तो ये आपको एक एज आपको हासिल होगा। बहुत सारे सीएफओज होते हैं जो कि सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी साथ होते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह दिस वुड बी योर मतलब आपको एक एज देगा, ठीक है ना? आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक एज देगा अगर आपको इस तरह से इसका अंदाजा होगा, ठीक है ना? तो ये बातें सारी, अच्छा हम अगर डिस्कस करें वापस अपने सिलेबस पे आते हैं, हम बात ये कर रहे थे कि देखिए शेड्यूल अलग से मेंशन क्यों है? शेड्यूल अलग से इस तरह से मेंशन है कि जो चीजें मेंशन है सिर्फ वही आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है? सर कंपनीज एक्ट 2017 के तमाम सेक्शन आ गए, सेक्शन 1 से लेकर 505 तक हैं, और कुछ सेक्शंस में नहीं है जो कि इसमें से ना आपके आई कैप ने आपके लिए जरूरी नहीं समझा। लेकिन अच्छा कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो अगरचे आप एक कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग हम उसको देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको एग्जाम फोकस्ड होकर पढ़ाना, और ऐसे पढ़ाना कि आपको एग्जाम पास करना उतना आसान लगे। मतलब जैसे जब आप बीएफडी के पढ़ रहे होते हैं या फिर आप आईएफआरएस पढ़ रहे होते हैं,
तो अच्छा, बार बार बताने का मकसद ये है क्योंकि चीजें बार बार वो बताई जाती हैं जो कि पहले से पता नहीं होती। लॉ को कभी भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं समझा जाता था, और विंटर विंटर 2020 के बाद आप जब भी आप रिजल्ट देखने क्या हाल है, क्योंकि ओपन बुक के बाद आई कैप का भी वही मकसद है, एग्जामिनर भी वही कर रहा है जो कि अब आप करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो अगर हम आगे बढ़े, कंपनीज पोस्टल बैलेट रेगुलेशन, सर ये मीटिंग्स जब होती हैं तो उसमें वोट जब डालना होता है तो वोट कुछ तरह से पोल के जरिए होते हैं। पोल जब होता है तो कुछ अपनी प्रेजेंस में लोग वोट डालते हैं, या कुछ होता है जो ऑनलाइन वोट डालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वोट ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो उसमें ये पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस अप्लाई हो रही थी। मतलब मैं बगैर फिजिकली प्रेजेंट हुए मैं अगर वोट डालना चाहता हूँ तो मैं बाय पोस्ट या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में अपना वोट सबमिट कराऊंगा, तो वो रेगुलेशन ये डील कर रही होती है। सर इसके अलावा जर्नल प्रोविजन एंड फॉर्म्स, सर इसमें जो है कंपनी की, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी वो इधर दी में है, तो इस तरह की चीजें इसमें है। सर पर इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनीज, हम एसोसिएट कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक था ये हम उसके अंदर पढ़ रहे होंगे, ये वाला हमारा जो ये वाला जो रेगुलेशंस है। सर इसके अलावा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूटरी फंड, इन्वेस्टमेंट लिस्टेड सिक्योरिटी, सर ये भी हमारे इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में कवर हो रहा होगा इंशाल्लाह। सर इसके अलावा रिलेटेड पार्टी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस, मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेगुलेशन। सर आप देख रहे हैं कि कंपनीज एक्ट सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद उसके दो शेड्यूल, फिर ऑल द वे लिस्ट जा रही है आपकी कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेगुलेशन। सर कंपनीज एक्ट और उसके चाहने वाले, मतलब कंपनीज एक्ट और उसके रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये आपके सिलेबस का पार्ट है जो गिवन है, बस वो। इसके अलावा हम कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ें तो ठीक है, लेकिन आपके कोर्स का पार्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप और भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 2017 अगर आप देखें तो रेगुलेशन 2 to 10 and 15 प्लस ऑल द फॉर्म्स, ये आपके कोर्स का पार्ट है। जो चीज मेंशन है बस वही आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा इसमें मैं वापस बताता चलूं, हम इस तरह से नहीं देखेंगे कि एक सेक्शन उठाया, सेक्शन 2 उठाया, उसको पढ़ा, उसको रीड किया, उसमें कुछ ऐसी बना बुनू के प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी, ऐसा हरगिज हम नहीं कर रहे होंगे। जैसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, जैसा कि आपका एग्जामिनर डिमांड करता है, जैसे कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ डिमांड करती है, हम उस तरह से लॉ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर उसके अलावा आखिरी जो 4 लॉज आपको नजर आ रहे हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2016, कॉर्पोरेट रिहैबिलिटेशन एक्ट 2018 और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आखिरी की 4 बातें। सर ये वो 4 चीजें हैं जो कि 10 से 15 नंबर की टेस्ट हो रही होंगी रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन के ग्रेड में। सर इस ग्रेड में कुछ और बातें भी हैं सर, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट अगर कंपनी में हो जाती है तो एसजीपी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देता है आपकी कंपनी अगर बैडली मैनेज्ड है। तो क्रेडिटर्स जो है वो कंपनी को, एसजीपी को लिखते हैं कि भाई ये कंपनी अच्छी मैनेज नहीं हो रही, हमें लगता है हमारा पैसा डूब जाएगा, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दीजिए। तो उसमें मैनेजमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, तो वो भी इसमें इस ग्रेड में डिस्कस हो रहा होगा। ये जो 10 से 15 नंबर की ग्रेड है रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन की। देखिए रिस्ट्रक्चरिंग और रिहैबिलिटेशन की जो ग्रेड है ना, उसमें ऐसा है कि कंपनी अच्छी नहीं चल रही, देखिए कंपनी अच्छी नहीं चल रही, अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से लेकर, इन्वेस्टिगेशन कराओ कि हमें लगता है, हमें डर लग रहा है कंपनी अच्छी नहीं चल रही, ऑपरेशन मतलब हमें कंफर्म हो गया कि हमारे साथ जुल्म हुआ, कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, मिस मैनेजमेंट के क्रेडिटर्स को डर लग रहा है कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, अब एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दो एससीपी। फिर क्या है सर, रीस्ट्रक्चरिंग, कंपनी अच्छी नहीं चल रही तो रीस्ट्रक्चरिंग करा लो, कंपनी अच्छी नहीं चल रही तो उसको रिहैबिलिटेशन में ले जाओ। सर ये रीस्ट्रक्चरिंग और रिहैबिलिटेशन के एरिया में ये 10 से 15 नंबर की इस तरह से, ये वाइंडिंग अप से पहले की बात है, ठीक है ना, वरना फिर वाइंडिंग अप में मामला जा रहा होता है, ठीक है। सर उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटीज लॉ, सर इसको हम कहें शेयर कैपिटल का एडवांस्ड एरिया, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा सर। इसमें आ जाता है फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, बाय बैक रेगुलेशन, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के ये ही रेगुलेशन जो कि आगे गिवन है, सेक्शन 2, सेक्शन 63 टू 65 और 87 से लेकर ऑल द वे टू 131, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के यही रेलेवेंट सेक्शन है जो आपके कोर्स का पार्ट है। सर इसके अलावा सब्सटैंशियल एक्विजिशन, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज क्या है सर? सर पब्लिक ऑफरिंग में जब आप पब्लिक को वाया स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करें अपने शेयर्स, इस तरह से आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अलग से भी बेच सकते हैं, तो उसमें ये वाली रूल्स जो है वो अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है ना। सर स्पेशलाइज्ड कंपनीज लॉ, सर इसमें 3 कंपनी आ जाती है हमारी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। किसी जमाने में यहाँ पर मुदारबा भी हुआ करता था, लेकिन अब जो है आई कैप ने जरूरी समझा कि आपको उसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है ना। वैसे भी जो है प्रपोज ये किया गया था आई कैप को कि जो है फॉर एग्जाम्पल हर बंदा नहीं चाहता बैंकिंग में, हर बंदा नहीं चाहता इंश्योरेंस में, तो
आप जो है ना इसको हटा दीजिए, और जो जाना चाहेगा वो खुद पढ़ लेगा। आपने आपने इतनी स्पेशलाइज्ड कंपनी डालने की जरूरत क्या है? तो इसको जो है ना आके आपने कट शॉर्ट किया, और पूरा बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी नहीं है अब, इसकी कुछ सेलेक्टेड पार्ट्स हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट भी पूरा नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस भी पूरा नहीं है, इसके भी कुछ सेलेक्टेड सेक्शंस आपके कोर्स का पार्ट है जो मेंशन है, सिर्फ वही आपके कोर्स का पार्ट इसमें बन रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा सर, सर एक चीज नजर आ रही होगी आपको, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 282। सर देखें, कंपनीज, अब तो कंपनीज एक्ट आ गया 2017, तो ये क्यों मेंशन है यहाँ पर? सर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के जो सेक्शन है ना, सेक्शन 282, तो वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुआ है अपना कंपनीज एक्ट 2017 में। तो इसमें अभी भी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ही अप्लाई होता है। इवन अगर आप अपनी ओपन बुक का कंपेंडियम भी चेक करें ना, जो कि आप एग्जाम में लेके जा सकते हैं, उसमें भी पब्लिशर ने क्या अच्छी बात ये रखी है कि आपके जो है ना, वही 1984 के जो ऑर्डिनेंस है उसका ही सेक्शन 282 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के ग्रेड में डाल दिया, ताकि आपको ओपन बुक में आसानी हो जाए। ठीक है सर, तो ये 3 कंपनीज है, हमें इसमें कोई 15-20 घंटे लग रहे होंगे इसको पूरा कवर करने में, लेकिन हम अच्छी तरह पढ़ेंगे सर, अच्छी तरह पढ़ेंगे। खासतौर पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल एरिया है, प्रोवाइडेड दैट, क्योंकि बैंकिंग कंपनी पूरा हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी का ऑर्डिनेंस जो है वो भी हमारे पूरा कोर्स का पार्ट नहीं है। तो सर, तो ये मामला आते हैं इसमें ना। सर इसके अलावा अदर रेलेवेंट लॉस अगर आप देखें, तो सर फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो आपके कोर्स का पार्ट है। पैरा आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। इसका जो मैनुअल है ना, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है, उसका भी चैप्टर 19 एंड 20, बस ये आपके कोर्स का पार्ट है। सर इसके अलावा कॉम्पिटिशन एक्ट, उसके 2 चैप्टर्स आपके कोर्स का पार्ट है। इसके अलावा सर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इसके रेगुलेशंस, लिस्टेड कंपनीज, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर कंपनीज। देखिए सर, दो दो तरह के हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स हैं। सबसे पहले तो आपके अगर लिस्टेड कंपनीज है उस पर कौन सी अप्लाई हो रही है, तो और पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती हैं सर, जो गवर्नमेंट ओन्ड इदारे होते हैं, जिनकी मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास होती है, उनके ऊपर भी कुछ गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स जो हैं 2013 के, वो कवर करते हैं। और अगर लिस्टेड कंपनी है, एक सादी लिस्टेड कंपनी है, तो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड का जो कोड है 2019 का, वो जो है अप्लाई हो रहा होता है। सर इसके अलावा पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर रहा है, या फिर पेमेंट सिस्टम में क्या की जो बातें हैं, तो ये 2007 का एक्ट है। उसके जो सेक्शन है, कुछ 5-6 सेक्शन है, ये आपके जो है वो कोर्स का पार्ट बन रहे होंगे। सर इसके अलावा आईकेबी कोड ऑफ एथिक्स से आप हर पेपर में अब तो ये शामिल है, आपको अंदाजा है, आप जानते हैं कोड ऑफ एथिक्स को, लेकिन फिर भी हम इसको भी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है सर, तो ये तमाम की तमाम चीजें आपके सामने हैं। हमने टॉपिक्स अभी देखे कुछ देर पहले, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखी। उन टॉपिक्स जो हमने क्लब करके बनाए हैं, देखा आपके ना सिलेबस में टॉपिक्स बने हुए, ना आपके लॉज में टॉपिक्स बनाए हुए हैं सर, ये हमने बनाए टॉपिक्स। ये कुछ फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2017 में जो मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग से मुतालिक जो रूल्स हैं, वो हमने मिलाए। पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस को हमने मिलाया। इस तरह से हमने जो है ना ये एरिया बना दिया, मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स का एरिया, मीटिंग की तमाम बातें इसमें आ गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने, जैसे आखिरी की जो आप देखें, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट, रिहैबिलिटेशन एक्ट, रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज रूल्स एंड रिहैबिलिटेशन रेगुलेशंस, ये चार को मिला के हमने एक टॉपिक बना दिया, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन, ताकि उस टॉपिक के अंदर ही बच्चे को उस चीज से मुतालिक तमाम चीजें मिल जाए, बच्चे को ढूंढना ना पड़े, क्रॉस लिंकिंग आसान हो जाए। और सर पोर्टल पे भी आपको इस तरह से टॉपिक वाइज चीजें मिल जाएंगी, उस टॉपिक पे भी सब टॉपिक वाइज चीजें मिल रही होंगी आपको। आपको कहीं 2-2.5 घंटे के लेक्चर में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। आपको आपको इजीली हर चीज आपको आपको ऑन डिमांड प्रोवाइड हो रही होगी। सर देखें, आज अब ये नया जमाना है सर। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है सर। अब भी अगर बच्चा, अगर 1 घंटे का लेक्चर देखकर उसको सिर्फ आधे घंटे कंटेंट मिले, सर तो ये जुल्म है बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगती है, मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन सर ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपको जबरदस्त किस्म का जो है ना, आपका आपका टाइम भी सेव हो रहा होगा, और आपको आपको नॉलेज प्रोवाइड की जा रही होगी जबरदस्त वाली। अच्छा, अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे होंगे ना सर, हम डिटेल में जाके पढ़ रहे होंगे, हम इंतहाई डिटेल में जाके पढ़ रहे होंगे। हम बिल्कुल हार्ड कोर प्रैक्टिकल चीजें देख रहे होंगे। सर मैं आपको बता दूं, 75% हम केसेस देख रहे होंगे, सिर्फ 25% ऐसा लग रहा होगा कि हमको लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना सर।
तो बार बार मैं बात बोलने की वजह यह है ताकि आपका दिमाग में बैठ जाए कि लॉ एक इंतहाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लॉ हम ऐसे नहीं पढ़ सकते देखिए सर कि कोई भी मतलब लॉ पढ़ाना शुरू कर दे हम लॉ पढ़ लें, ऐसा नहीं है सर। सर लॉ की भी कुछ डायनामिक्स है। ये बहुत अच्छा पेपर है, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह हम उसको उस तरह से पढ़ रहे होंगे। ये आपके सामने तमाम की तमाम जो सिलेबस में आपके रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंस हैं, ये तमाम के तमाम आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सब चीजें जो है वो आपको क्लियर होंगी। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमने किया क्या था, हमने सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में लॉज जो आईकैप हमसे डिमांड करता है उसको हमने टॉपिक वाइज क्लब कर दिया। हमने एक टॉपिक के अंदर वो उसके तमाम जो लॉज और रूल्स रेगुलेशन हमने उसको क्लब कर दिया, ठीक है ना। अब उस टॉपिक को हमने तीन तीन क्लासेस में ब्रेक करा। किस तरह से क्लासिफाई किया हमने उसको, लेकिन सबसे पहले हमने आई कैप का जो मार्क्स वेटेज आई कैप का किस कदर फेवरेट एरिया है ये चीज कंसिडर की, और दूसरा हमने कंसिडर किया कि आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसका कितना है यहाँ, या ये आपके आपसे ये कितना देखें अगर आई कैप का आप जो है अपना सिलेबस देखें तो उसमें दो चीजें गिवन है, प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल, कि कितनी प्रोफिशिएंसी डिमांड करता है और कितनी जो है टेस्टिंग किस लेवल पे टेस्ट करेगा। तो जो लेवल 3 की टेस्टिंग होगी वो सबसे खतरनाक होगी, लेवल 2 पे इजीली हो जाएगी, और फाइनल लेवल 1 की टेस्टिंग तो कोई होती नहीं है आपके सीए फाइनल में। लेवल 1 की टेस्टिंग तो कोई बात ही नहीं है ना, या तो लेवल 2 की होगी या लेवल 3 की होगी। लेवल 3 मतलब हार्ड कोर फुल एंड फाइनल, ठीक है ना। तो अगर तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स जिस टॉपिक के पास हैं और वो खतरनाक भी है, वो टेस्टिंग लेवल भी उसका लेवल 3 का है, तो हमने उसको सुप्रीम क्लास में डाला। सुप्रीम क्लास के टॉपिक्स हैं वो, इस तरह से। फिर उससे थोड़ा कम है तो वो हाई क्लास, फिर जो सबसे ज्यादा फारक एरियाज हैं वो लोअर क्लास, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लोअर क्लास से मार्क्स नहीं आते, आते हैं मार्क्स, लेकिन या तो वो बहुत आसान टॉपिक्स हैं, उसमें इतना आपको टाइम नहीं लगने वाला, या तो फिर उसमें वो आई कैप का इतना कोई खास और फेवरेट एरिया भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे पहले सुप्रीम क्लास की बात करें, सुप्रीम क्लास टॉपिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं, देखिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारा कंपनीज कंपनीज लॉस की जो ग्रेड है उसमें से पहले निकालते हैं सुप्रीम क्लास टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले आपका डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स जो है ना, ये आपका सुप्रीम क्लास टॉपिक है। सर जो आपने कंपनी लॉ कैफ 7 में पढ़कर आए ना, ये उसका बेसिक। अब जो है ना वो आप एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस किस तरह से, सर सेक्शन तो वही है, बिल्कुल सेक्शंस वही हैं, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिकल जो है ना उसकी अप्रोच होगी, और आप केसेस देख रहे होंगे असली में फड्डे किस चीज पर होते हैं इसमें, ये चीजें देख रहे होंगे आप, तो आपको बड़ा मजा भी आएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स की का टॉपिक जो सबसे पहले आपका सुप्रीम क्लास टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम कंपनीज लॉ के गति को खंगालते हैं सर, उसके बाद आपको मिलता है मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स। मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स में सर क्या क्या बातें हो रही होंगी, सर रेजोल्यूशन के हवाले से, वोटिंग के हवाले से, दो मीटिंग्स आपस में कोलिजन किस तरह से होता है, इसमें भी जो है ना काफी खतरनाक चीजें जो है वो केसेस होते हैं वो टेस्ट हो रहे होंगे, ठीक है ना, तो उसको भी हम काफी डिटेल में जाके पढ़ रहे होंगे। सर इसके बाद आता है आपका रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन। सर इसमें तो कोई कोई दो राय नहीं थी, इस टॉपिक के अलग से ही जो है वो 10 से 15 नंबर की टेस्टिंग है, 10 से 15 मार्क्स हैं इसके, और इसको भी जो है ना आप डिटेल में काफी हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। हम भी इसके प्रॉपर इसके बहुत केसेस हैं, आप उसको आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप उसको अच्छी तरह से आप उसको आप तैयारी फुल इक्विप्ड होंगे आप एग्जाम्स पहले इस हर टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। सर इसके अलावा फिर हम फर्स्ट इश्यूएंस के ऊपर जाएंगे। अब हम चलेंगे सिक्योरिटीज लॉज के ग्रेड में। सिक्योरिटीज लॉज में कौन कौन से सर आप सुप्रीम क्लास टॉपिक्स जो हमने हमने उसको सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले सर फर्स्ट इश्यूएंस ऑफ शेयर, जो आप मार्केट में जाके अपने शेयर्स बेचते हैं, पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ आपका फर्दर इश्यूएंस ऑफ शेयर जो कि राइट शेयर, बोनस शेयर वगैरह इशू करते हैं, ठीक है ना सर। ये भी जो है ना इश्यूएंस ऑफ शेयर, चाहे वो फर्स्ट इशू चाहे फर्दर इशू, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स काफी काफी अच्छा जो है ना वो आई कैप का फेवरेट एरिया भी है, और उसकी टेस्टिंग लेवल भी अच्छी अच्छी चाहिए, ठीक है ना सर। इसके अलावा जब हम लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम लिस्ट अपने शेयर्स बेचने की बात कर रहे हैं सर, तो स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र आता है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो रूल बुक है सर चैप्टर 5 हमारे हमारे कोर्स का पार्ट है, तो हम उसको भी जो है ना इसमें सुप्रीम क्लास हमने उसको क्लासीफाई किया है। सर इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड कंपनीज का जो हमारे पास ग्रेड है ना, उसमें सर हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को ना सुप्रीम क्लास के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि सर बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज के जो ऑर्डिनेंस है ये पूरा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो मार्क्स तो खैर उसके हैं अच्छे, कि कम तैयारी में ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन सर सुप्रीम क्लास में आने के लिए आपको लेवल ऑफ ऐसे टॉपिक है मार्क्स भी ज्यादा है और डिफिकल्टी भी ज्यादा है। ये यहाँ पर हार्ड कोर मेहनत भी चाहिए आपके, और आपको रिजल्ट भी मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो अब से आ जाते हैं हम हाई क्लास पे। सर उसमें वाइंडिंग अप आ जाता है, कंपनीज लॉस में निकालने तो सिर्फ वाइंडिंग अप ऐसा मिलता है ऐसा एरिया में।
इसके अलावा सिक्योरिटीज हम जाते हैं तो बाय बैक ऑफ शेयर्स हैं, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हैं, और इनसाइडर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है सर। इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज भी हाई क्लास टॉपिक है। और अगर हम अदर रेलिवेंट लॉज में जाएं तो फॉरेन एक्सचेंज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है। सर आप मुझे एक बात बताएं सर, ये जो अदर रेलिवेंट लॉज है, जिनमें जो छः सात लॉज हैं सर, इसमें कोई सुप्रीम क्लास टॉपिक नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि आईकैप ने जो आपका आपका जो सिलेबस बनाया है, उसमें जो टेस्टिंग लेवल अदर रेलिवेंट लॉज को दिया है ना, वो लेवल 2 दिया है। तो इसमें वो ज्यादा आपसे नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच नहीं खेल रहा होगा, उसमें आप एक तमीज के दायरे में रहेगा आईकैप का एग्जामिनर, ठीक है ना। तो उसमें जो है जब भी हमने इसको हाई क्लास दिया है, इसमें हाई क्लास टॉपिक ऐसे मार्क्स ज्यादा है इसके, लेकिन इसमें डिफिकल्टी लेवल उतनी नहीं है जितनी सुप्रीम क्लास है। सर फिर आ जाता है हमारे पास लोअर क्लास टॉपिक्स। ऐसा मैं हरगिज नहीं कह रहा कि इसमें से मार्क्स नहीं आते, इसमें भी आ सकते हैं मार्क्स, इसमें से भी बन जाएंगे, 20 नंबर इनमें से बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 50 नंबर इसमें से आ जाए, और ऐसा भी नहीं है कि ये आपसे हो ना रहे हो, क्योंकि आसान चीज है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल का बेसिक एरिया, डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड्स एंड डिपॉजिट्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कंपटीशन एक्ट। सर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो बड़ा खतरनाक एरिया है, लेकिन आपसे आपसे इतना खतरनाक नहीं पूछने वाला है। क्या आईकैम ने उसको अदर रेलेवेंट लॉस में डाला हुआ है, ठीक है 30 नंबर का मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन उसमें भी उसकी सबसे पहले कोशिश होगी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जाने की, पब्लिक पब्लिक जो सेक्टर कंपनीज है उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जाने की, और उसके बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज पे वो जाएगा कि वो टेक्निकल एरिया। तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ना इतने इतने खास तरह से वो टेस्ट नहीं हो रहा होगा आपके पास ना, ठीक है। इसके बाद सर कॉम्पिटिशन एक्ट आ जाता है हमारे पास, कोड ऑफ एथिक्स आ जाता है, और पेमेंट सिस्टम आ जाता है। ये लोअर क्लास हमने लॉज इसमें क्लासिफाई किया है, क्योंकि ये आसान भी है और इतनी मार्क्स ये पूरा लोअर क्लास टॉपिक ना 20 नंबर ज्यादा नहीं जा रहा होगा आपके एग्जाम में। बाकी 80% ये सुप्रीम क्लास और हाई क्लास टॉपिक जो है वो आ रहे होंगे, ठीक है सर। तो ये उम्मीद है आपको क्लासिफिकेशन समझ आई होगी, क्योंकि हम जो है ना जब भी टॉपिक स्टार्ट करें तो हम रेफर करेंगे भाई ये सुप्रीम क्लास टॉपिक है, ये हाई क्लास टॉपिक है, और ये लोअर क्लास टॉपिक है। तो इस तरह से जो है हम अपनी अपने टॉपिक्स को क्लासिफाई कर रहे होंगे, ताकि आपके जहन में आ जाए कि जब हम चीज पढ़ रहे हैं इसके टेस्टिंग लेवल क्या हो रहा है, और इसका जो है वो इसमें हमें डिफिकल्टी लेवल इसका कितना है, ठीक है जी। अच्छा ये थोड़ा सा हम पास पेपर्स एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं, हम पास पेपर्स को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर विंटर 2020 के अटेम्प्ट से पहले पहले हमारे पास ये लॉ हमारा ओपन बुक एग्जाम नहीं था। ओपन बुक एग्जाम नहीं था तो यहाँ पर आपके जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे, ठीक है जी। उसमें आपको जो है आपसे सादा सादा जो है वो प्रोसीजर पूछा जाता था, आपने सादा सादा जो है वो रट्टे वाला आंसर कर देना था, तो फिर जो है वो आपका पेपर हो जाता था। लेकिन तो उससे पहले के पास पेपर्स हमारे हमारे जो है ना वो 99% जो है ना वो इररेलेवेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। 99% हमारे वो वाले पास पेपर्स हमारे पास इनरेलेवेंट हो जाते हैं। सर अब आफ्टर विंटर 2020 की बात करें तो उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं सर वो बिल्कुल इस तरह से आ रहे हैं कि आपके आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है। लेकिन सर अगर हम पास पेपर्स एनालिसिस की बात करें तो उसमें जो ये जो ग्रिड देख रहे हैं ना आप, एग्जाम वेटेज ग्रिड जो लेटेस्ट है सर, ये एजुकेशन स्कीम जो नई आई है आपकी, जो नई एजुकेशन स्कीम आई है आपकी सर, एजुकेशन स्कीम 2021 के नाम से जो है इम्प्लीमेंट ये 2022 से हुई है। लेकिन ये एजुकेशन स्कीम 2021 जो है सर, इसके हिसाब से सर आपकी जो है ना कॉर्पोरेट लॉ की ग्रेड जो है ना ये चेंज हो गई है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है ना। सर मतलब कि अभी तक जैसे कि जून, ये हमारी लास्ट अटेम्प्ट थी जून 2022, सर ये वाला पेपर सिर्फ हमारे लिए रेलेवेंट होगा। इससे पहले के तमाम पेपर्स पास पेपर्स को एनालाइज करने के लिए सर ये कोई रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। तो सर अगर अब हम देखें सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही नहीं पास पेपर्स के लिए, तो हम क्या करेंगे। देखिए पास पेपर्स हमारे पास विंटर 2020 से लेकर अब तक हमारे पास जून 2022 तक के तो ये रेलेवेंट है, ठीक है ना। इसको हम प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर, लेकिन ये तो बहुत बहुत मिनिमल प्रैक्टिस हो गई। फिर प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल केसेस करेंगे। हम जाएंगे सर, हम जाएंगे जो जो कोर्ट में जो केसेस चल रहे होते हैं सर, हम जाएंगे जो असली कंपनी के प्रैक्टिकल केसेस चल रहे होते हैं सर, हम उसको देख रहे होंगे, ठीक है ना। हम प्रैक्टिकल केसेस को देख रहे होंगे जो जो असली केसेस हैं, ठीक है। सर फिर सर आपके लिए हमने तैयार किए सर प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियोज को आपके लिए सिंप्लीफाई करके, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है उसमें काफी तरह के मसले होते हैं, लेकिन आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड उसको करके तैयार किए गए। तो आपके पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक होगा, आपके पास पूरा एक क्वेश्चन बैंक होगा
हर टॉपिक का उसके पास, आपके पास सर आपके यू विल हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। तुम प्रैक्टिस में बहुत काम करेंगे, ठीक है सर। जो कोर्ट के डिसीजंस हैं, प्रैक्टिकल केसेस हैं और क्वेश्चन बैंक, सर हमारे पास जो है ना वो अच्छी खासी प्रैक्टिस का मटेरियल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो विंटर 2020 से लेकर जून 22 तक के हमारे पास पर्चे भी रेलेवेंट है सर। तो अगर हम देखें तो ये जो नई एजुकेशन स्कीम की हम बात कर रहे हैं, नई एजुकेशन स्कीम की अगर हम बात कर रहे हैं सर, ये नई एजुकेशन स्कीम तो सर अभी वैलिड हुई है, 2022 से वैलिड हुई है। तो सर इसके मतलब ये जो नई ग्रेड है, इस तरह से पास पेपर्स का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि नई जो ग्रेड है इस हिसाब से पेपर्स बनेंगे सर। तो उस हिसाब से ये आपके लिए जो है ना ये तैयार की गई है, ये जो आपके चार्ट है सर, ये चार्ट तैयार किया गया है। इसमें देखें सर, जो रेड रेड में टॉपिक्स है ना, ये वही सुप्रीम क्लास आपके एरियाज हैं, ऑरेंज वाले आपके हाई क्लास एरियाज हैं और ग्रीन वाले आपके लोअर क्लास एरियाज हैं, ठीक है ना। सर हमने आई कैप ने एक कंसोलिडेटेड लर्निंग आवर्स बताए थे आपको अपने अपने सिलेबस में सर। तो उसको जो है ना हमने जो है टॉपिक वाइज है उसको ब्रेक कर दिया सर। हम जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स में लगा रहे होंगे हम 25 घंटे, मीटिंग्स में लगा रहे होंगे हम 25 घंटे सर। इससे होगा क्या फायदा सर, आपको पता होगा किन 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 टॉपिक्स में आप कम लर्निंग आवर्स देकर आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, ये जो हमारा टॉपिक है स्पेशलाइज्ड लॉ सर, इसमें सिर्फ 20 घंटे आपने देने हैं और आपको 15 मार्क्स मिलने हैं। इस तरह से सर आपने इधर भी कोई 30 से 40 घंटे देने और आपको 30 से 40 मार्क्स मिल रहे हैं। तो सर इसको तो आपने हरगिज नहीं छोड़ना, ठीक है ना सर। कम कम मेहनत पर ज्यादा रिवॉर्ड है सर इसमें, ठीक है। अच्छा सर, हम दूसरी चीज देखते हैं, तो क्या सर ये सिक्योरिटीज और लॉज और कंपनीज लॉ हमें छोड़ के जाना है? नहीं सर, आपका 50-60% एरिया तो यही है ना, आपने यही मेहनत करनी है। कोई आपका कोई इंटर का एग्जाम थोड़ी है या फिर आपका कोई ए लेवल का एग्जाम थोड़ी है। इसमें तो आपने प्रॉपर मेहनत करके जानी है, कुछ चीजें आप छोड़ नहीं सकते इसके अंदर ना, ठीक है। तो ये आपके तमाम ये चीजें बताने का मकसद ये है ताकि आपको शुरू से एक बर्ड्स आई व्यू आपका मौजूद हो कि किस तरह से आपको टैकल करना है, ठीक है सर। तो विंटर 20 से पहले पहले के पास पेपर्स आपके लिए रेलेवेंट हो जाते हैं 99%, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हम उसको फिर कंसिडर कर रहे होंगे सर। इस तरह से पास पेपर एनालिसिस इस तरह से मौजूद क्यों नहीं है सर? क्योंकि ग्रिड अभी चेंज हो गई है नई स्कीम पर। तो अब तो जो एग्जाम की वेटेज होगी वो तो नई ग्रिड के हिसाब से होगी, वो आपके सामने मौजूद है, ठीक है ना। तो आपको पास पेपर एनालिसिस की जरूरत नहीं है सर। इसके अलावा पास पेपर का ट्रेंड सर, ये आपके सुप्रीम क्लास टॉपिक्स, हाई क्लास टॉपिक्स और लोअर क्लासिफिकेशन जो की थी ना, उसमें इसको कंसिडर करके इसको क्लास दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स है, डायरेक्टर्स, ये आई के फेवरेट एरियाज रह चुके हैं। तो उस ट्रेंड को देखते हुए उसको सुप्रीम क्लास में डाला गया, आपके लिए पहले से आसानी कर दिया। आपको 2-2.5 पेज का 3 पेज का चार्ट नहीं दिया हुआ कि आपने खुद से इसको इसमें 2 दिन लगा के देखना है, वो भी एग्जाम से कि लास्ट मंथ में आपने 2 दिन लगा के ये देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। पहले से आपको बता दी कि सुप्रीम क्लास एरियाज हैं, ये हाई क्लास एरियाज हैं और ये लोअर क्लास एरियाज हैं। तो आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर मौजूद है। आपने सिर्फ अब जो है लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है ना, नोट्स पढ़ने हैं और अपनी मेहनत करके जो है अब पर्चा पास करना है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने प्रॉपर पिक्चर पहले दिन से क्लियर है। अच्छा सर, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो है वो लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और किस तरह से क्लासेस जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे, किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। सर सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सर, जैसे आके आपका IFRS का पेपर होता है, आपका IFRS का पेपर होता है, उसमें आप जाते हैं जब एग्जाम में तो आपके पास सिनेरियोज आते हैं सर, सिनेरियोज आते हैं, केसेस आते हैं, उसमें आप देखते हैं सर कि भाई इसमें जो है वो फॉर एग्जाम्पल सर आपका IFRS 2 भी अप्लाई हो रहा है सर, इसमें जो है आपका जो है IFRS 16 भी अप्लाई हो रहा है, लीजेस अप्लाई हो रहा है सर। आप देखते हैं लीजेस में कि इस सिनेरियो में सर के आया ऑपरेटिंग लीज है या फिर फाइनेंस लीज है या फिर उसमें जिस तरह से भी होता है, आप देख लेते हैं कौन कौन से एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स इसमें जो है वो अप्लाई हो रहे हैं सर। जब स्टैंडर्ड्स आप देख लेते हैं कौन से अप्लाई हो रहे हैं, फिर आप उसकी ट्रीटमेंट लगाते हैं, फिर आप उसकी ट्रीटमेंट लगाते हैं कि फला केसेस में इसमें इसमें कैसी ट्रीटमेंट होगी कि हाँ ये स्टैंडर्ड यहाँ पर ये कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड ये बात कहते हैं, फिर स्टैंडर्ड ये बात कहता है। फिर आप उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट सोच कर आप एग्जामिनर को आंसर देते हैं सर। या तो आप उसको कैलकुलेशंस करके दिखा रहे होते हैं, या तो आप उसको कैलकुलेशंस करके दिखा रहे होते हैं, या फिर आप उसको इन द फॉर्म ऑफ कुछ कुछ ड्राफ्ट करके दे रहे होते हैं सर, ठीक है ना। तो ये आपका IFRS का पेपर इस तरह से हो रहा होता है सर। लॉ का पेपर भी बिल्कुल इस तरह से है, आप ऐसा कतई मत समझें कि ओपन बुक है तो आप इसको किताब से आंसर कर रहे होंगे। जैसे कि आपके IFRS भी तो ओपन बुक है, आप इस अपने स्टैंडर्ड्स साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन सर कौन स्टैंडर्ड खोल के देखता है? जो स्टैंड खोल के देखता है उससे ना पर्चा पास हो सकता है, उसमें टाइम वेस्ट ही होगा। इस तरह से लॉ की भी जो है ना वो बुक जो है ना, मतलब इस इतने कोई काम आती नहीं आपके ओपन बुक एग्जाम में।
फिर भी आप लेके जाएं, कहीं आप फंस रहे हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन कोई इस अगर आप पहली दफा उसको देख रहे हैं तो फिर आपको किसी काम नहीं आएगी। अगर आपने उसको सिर्फ रीड किया मीनिंग के साथ तो भी उसके आपके कोई काम नहीं आने वाली, अगर आपने उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं चेक की है। सही सही सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई लॉ भी हम इस तरह से पढ़ेंगे सर, हम प्रैक्टिकल केसेस देखेंगे। हम प्रैक्टिकल केसेस कहाँ से देखेंगे सर? हम कंपनीज के केसेस देखेंगे सर। अगर हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ें तो हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतरना पड़ेगा, हम कंपनीज के केसेस देखेंगे। हम देखेंगे जो डिस्प्यूट्स कोर्ट में चल रहे होते हैं, कोर्ट में चल रहे होते हैं वो किस तरह से होते हैं सर। हम देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या कहानी हो रही होती है, और पास्ट में किस किस तरह से केसेस आए, हम उस केसेस को एनालाइज करके जो है हम लॉज उस पर अप्लाई कर रहे होंगे सर। जब आप ये कर लेंगे ना तो आपका एग्जामिनर भी यही चीजें देखकर जो है सर वो क्वेश्चन बना रहा होता है, और वो क्वेश्चन जब आप इस तरह से पढ़ लेंगे तो फिर आपको आपको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे सर। जैसे कि आप बीएफडी में या आईएफआरएस में आप जब केसेस देखते हैं तो फिर उस तरह का ही कोई केस आ रहा होता है और आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं उसको। लेकिन जबकि लॉ के पेपर में आप बिल्कुल थियोरटिकल पढ़ाई करके जाते हैं, और जो केसेस आपके एग्जाम में विंटर 20 के बाद जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, एग्जामिनर ना सर, जैसे कि हमने बात की, एग्जामिनर आपका आपका बाबर आजम के लेवल की बैटिंग कर रहा है और हम हैं सर आशीष नेहरा पर सर। तो हमने अपना गेम जो है वो बढ़ाना है, हमने वही चीजें पढ़नी है जिस तरह के आपका एग्जामिनर जो है वो बनाता है पेपर, ठीक है ना। तो एग्जामिनर आपका जो पढ़ाई कर कर आ रहा है हम भी वही पढ़ाई करके जाएंगे, हम भी केसेस देखेंगे, हम भी जजमेंट्स देखेंगे, हम भी देखेंगे कोर्ट ने क्या फैसला किया है, उस पर हम एनालाइज करेंगे सर। देखें, मैं पहले बात बताऊंगा सर, पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया, शायद आपको पता है नहीं पता सर, पाकिस्तान का एक बड़ा सबसे बड़ा जो लॉ का रिसर्च जर्नल है सर, उसके एडिटोरियल बोर्ड पे मैं होता हूँ, ठीक है ना सर। सर ये ओपिनियंस मेरे सामने ड्राफ्ट होते हैं सर। सर तो ये ना ये इस तरह से पेपर सॉल्व होगा सर। वो आपको इस तरह से कोई बंदा नहीं बता सकता कि लॉ पढ़ के आपको पढ़ा दे सर, ये इस तरह से नहीं होता सर। इसके पीछे इंटरप्रिटेशंस होती हैं, इसकी लॉजिक होती है सर, इसकी लिंकिंग होती है, हर लॉ बनाने की वजह होती है उसकी उसकी सर। जैसा आप अब आईएफआरएस देखें तो बेसिस ऑफ कंक्लूजन होती है कि बेसिस ऑफ कंक्लूजन कि क्यों ये आईएफआरएस बना, क्यों, उसकी इलस्ट्रेशंस होती हैं सर। तो इस तरह से हम इलस्ट्रेशन से जो है ना वो लॉ पढ़ेंगे। हम हम थ्योरेटिकल लॉ नहीं पढ़ेंगे, हम इलस्ट्रेशन से पढ़ेंगे सर, हम इलस्ट्रेशन से पढ़ेंगे, ठीक है ना सर। तो इस तरह से आपको केस बाय केस पढ़ाया जा रहा होगा कि आपको आपको लॉ में उतना ही मजा आएगा जितना कि आपको आईएफआरएस या फिर बीएफडी में आ रहा होता है सर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने पहले भी हमने बात की इस बारे में कि तीन तरह के आप जो है ना वो लॉ में जो है लॉज देख रहे होंगे सर। एक आपका होंगे कुछ टेक्निकल लॉस, ये जो है ना सर ये मुश्किल लॉस होंगे, इसमें हम उस तरह से मेहनत करेंगे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया वो बीएफडी और आईएफआरएस वाली मेहनत सर। कुछ होंगे हमारी प्रोसीजरल चीजें सर। ये प्रोसीजरल चीजें क्या होंगी सर? प्रोसीजरल चीजें ये होंगी हमारी सर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने नोटिस जो है वो 14 दिन पहले देना है, या फिर आपके पास जो है ना 1/3 जो है वो इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, और फिर आपकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज 25% होनी चाहिए, या फिर पहले आप एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे फिर आप एड पब्लिश करेंगे सर। ये प्रोसीजरल बात है ना, ये आसान बातें हैं। तो ये प्रोसीजरल चीजें भी बीच में आ रही होंगी लॉ में, ठीक है ना। तो कुछ कुछ टेक्निकल चीजें होंगी जो कि हमारा जो है ये मेजर पोर्शन बनता है एडवांस कॉर्पोरेट लॉ में सर। फिर कुछ हद तक प्रोसीजरल चीजें भी होती हैं, और कुछ चीजें सर हैं जो बिल्कुल कंप्लायंस की चीजें हैं। कंप्लायंस की चीजें क्या होंगी सर? फॉर एग्जाम्पल मतलब एक जगह लिखा हुआ है कि भाई कंपनी ने 10 साल तक जो है ना वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं सर। बताएं इसमें क्या टेक्निकल बात है? ना टेक्निक है, ना कोई प्रोसीजर है, ना कोई लॉजिक है, बस 10 साल तक आपने मेंटेन करना है तो करना है क्योंकि लॉ ने बोला है। इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लगती ना, क्या लॉजिक लगेगी इसमें? तो सर जो चीज लॉ ने बता दी वो तो फिर करनी है, तो फिर कंप्लायंस के कुछ स्टैंडर्ड होंगे सर। तो हम तीन तीन तरह के जो है ना वो लॉस पढ़ रहे होंगे, तीन तरह के सेक्शंस पढ़ रहे होंगे। टेक्निकल बातों को सर हम बिल्कुल डीप में जाके पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि सर आपको असली कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पता चल रहा होगा, ठीक है ना सर। फिर हम प्रोसीजरल बातें भी हम सीखेंगे उसमें आसानी, जिसमें आपको आपको एग्जाम सिनेरियोज में आसानी हो कि भाई फॉर एग्जांपल ये डेज हैं तो कौन से डेज इंक्लूड होंगे एक्सक्लूड होंगे, उसकी पूरी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको इवन आपको उस स्पेसिफिक सिनेरियो में नहीं भी पता ना तो आपको एक लॉ की नेचर पता लग जाएगी कि यहाँ देखिए लॉज बनाए जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आपको पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर लॉ मेकर्स जो हैं आपके आपके जो जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो क्या सोच के लॉ बनाते हैं, तो फिर एससीपी का क्या क्या स्टांस है, तो अगर आपको वो समझ आ जाएगा ना तो फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई ये डेज इंक्लूड होने चाहिए नहीं होने चाहिए, पर फ्रैक्शन शेयर्स लेने या फिर नहीं लेने। तो ये प्रोसीजरल बातें आसान बातें एक दफा में आपको समझ आ जाएंगी। तो ये तीन तरह के जो है ना आपको 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 लॉज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, एज वी प्रोग्रेस अवर लर्निंग, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अच्छा सर, अगर मैं पोर्टल की बात करूँ थोड़ी सी, अगर मैं पोर्टल की बात करना चाहता हूँ सर, पोर्टल आपको कैसा मिलेगा सर? पोर्टल के कैसा मिलेगा सर? क्या आपको आपको क्या मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 100 लेक्चर्स मिलेंगे सर? मतलब कोई
कोई 1.5 घंटे के, 2.5 घंटे के। अगर 150 से 200 घंटे का आपका कोर्स है तो क्या हमें 100 लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें होगा लेक्चर 1 लिखा होगा हमारे पास, लेक्चर 2 लिखा हुआ है, लेक्चर 1 है आपका पोर्टल पे लिखा हुआ है, आगे भाई 2.5 घंटे का लेक्चर है। और फिर इस तरह से ऑल द वे टू भाई फॉर एग्जाम्पल लेक्चर 93, और ये भी सर कोई 2.5 घंटे का लेक्चर है। इस तरह से सर, इस तरह से पोर्टल नहीं होगा सर। सर आपको इतनी आसानी होगी पोर्टल में इंशाल्लाह सर। आपको ना, आपको फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमने ये टॉपिक वाइज क्लब किया है ना सर, आपको यही टॉपिक के नाम नजर आ रहे होंगे, यही टॉपिक्स के नाम नजर आ रहे होंगे सर। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में सर, ये जब आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे सर, पूरे इसके आपके सारे टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक सर। कोई वीडियो आपकी जो है ना 30, एक एवरेज टाइम जो हमारी वीडियोस का होगा वो 30 मिनट का होगा, हमारे लेक्चर का 30 मिनट का टाइम होगा सर, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 40 मिनट्स, ठीक है ना सर। तमाम एनबीएफसी के जो है ना वो पूरा पूरा कोर्स इस तरह से कवर हो रहा होगा, ठीक है सर। इसके बाद जो है, इसके साथ में जब एक इसका कंटेंट पूरा हो जाएगा, उसके बाद सर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे, पास पेपर्स होंगे। उसके बाद सर एक लेक्चर आ रहा होगा जिसमें हमने बेरेक की रीडिंग की होगी, उसको हाईलाइट किया होगा, ठीक है ना। जब आप ये पूरा कवर कर लेंगे फिर आप बेरेक पे आएंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, फिर आपको मजा आएगा बेरेक पढ़ने का। इस तरह से मजा नहीं आएगा मैं डायरेक्ट बेरेक खोलूँ और फिर, या फिर मैं उसकी कोई कोई फ्लो चार्ट वगैरह बना दूं इस तरह से, या फिर जो है सर मैं वो बेरेक की एक एक लाइन लेके उसको उस पर 30 मिनट लगा के आपको आपको लॉ इंटरप्रेट करना सिखाऊं 6 महीने के अंदर सर। इस तरह से जो है ना आपके ऊपर जुल्म हो जाएगा सर, आपको इतने खूबसूरती से लॉ पढ़ा जाएगा जिस तरह से ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है इंशाल्लाह, ठीक है ना सर। पोर्टल की जो है ना ये आपकी तरतीब होगी कि टॉपिक बाय टॉपिक, उसमें सब टॉपिक्स, और 30 मिनट के एक लेक्चर उसमें। अच्छा सर, एक मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह सर, आपके जो लेक्चर्स होंगे ना वो सर विदाउट एनी जिटर्स, विदाउट एनी लैगिंग, और इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं टीचर ने ब्रेक लिया हुआ है या टीचर कहीं गया हुआ है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सर मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ इंशाल्लाह कि सर अगर फॉर एग्जाम्पल 35 मिनट का लेक्चर है सर, आपको 35 मिनट का कंटेंट मिल रहा होगा उसका, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा सर, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। कि ऐसा नहीं कि बीच में आपने आपको आपको आपके 10 मिनट जाए हो गए, टीचर उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, या फिर कोई टेक्निकल इशू हो गया सर, जितना मिनट्स लिखे होंगे उतना आपका पास प्योर कंटेंट आपके पास मौजूद होगा। इसी तरह से पूरे सर ये 180 से 200 घंटे, इट कैन गो अप टू 240 आवर्स, हम इसको जो है वो कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना सर 180 से 200 घंटे का पूरा आपके पास कोर्स इस तरह से मौजूद होगा, ठीक है ना सर। इसके अलावा क्या होगा सर, ये तो रिकॉर्डेड चीजें हो गई सर। इसके अलावा सर वीकली ना हमारे पास, वीकली हमारे पास क्या हो रहा होगा सर, वीकली हमारे पास जो है वो एक एक लाइव सेमिनार हो रहा होगा सर, एक लाइव क्लास होगी। उसमें सर आप सब आए और जो है उसमें आपको आपकी तमाम क्यूरीज, फॉर एग्जांपल इस वीक हमने कवर किया एनबीएफसी फॉर एग्जांपल सर, तो एनबीएफसी के मुतालिक तमाम क्यूरीज जो है ना आप आराम से आप पूछें सर, इजीली आप पूछें, ठीक है ना सर। बीच में जो है ना हम एक रिवीजन क्लासेस डालेंगे सर, हम रिवीजन क्लासेस डालेंगे, रिवीजन क्लासेस डालेंगे सर हम फिजिकल, सर ये फिजिकल क्लासेस होंगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, लेकिन ये मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम इसको फिजिकल इस तरह से रखें कि आप आएँ और हमारा एक मीटअप भी हो जाए, और फिर इस तरह से रखें संडे को, या फिर इस तरह से जब आपकी जो है ना वो फर्म में आपको जो है टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो रहा हो, ताकि हम एक बैठे 5 घंटे कोई टॉपिक 2-3 टॉपिक मिलकर रिवाइज करें, आपस में बातचीत करें, कोई क्वेरी हो तो पूछें, आपस में डिस्कशन करें। तो ये फिजिकल क्लासेस भी सर ये हो रही होंगी, ठीक है ना सर। इसके अलावा सर सबसे पहली बात सर, सबसे सबसे अच्छी बात सर, सबसे अच्छी बात सर कि आपको इंशाल्लाह सर, आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपकी 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 क्वेरीज जो है ना वो आंसर हो जाएंगी सर, आंसर हो रही होगी सर। हो सकता है क्योंकि मैं भी सर, मैं फर्म में पार्टनर हूँ, मैं एक रिसर्च जर्नल में बोर्ड मेंबर हूँ सर। मसरूफियत होती है, मैं एक टीवी चैनल पे एंकर भी हूँ करंट अफेयर्स का सर। तो मसरूफ जिंदगी में आप भी मसरूफ, मैं भी मसरूफ, तो हो सकता है कुछ डिले हो जाए, लेकिन सर मैं आपसे गारंटी करता हूँ 100% हो सकता है सर डिले हो, लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर जरूर होंगे सर। मैं खुद आंसर करूंगा, कोई असिस्टेंट नहीं रखूंगा, मैं असिस्टेंट नहीं रख रहा, मैं आपके क्वेश्चन मेरे लिए बड़े जरूरी हैं, आप मुझसे पूछें जो दिल चाहे पूछें। अच्छा ऐसे नहीं पूछेगा सर ये एनबीएफसी एक्सप्लेन कर दें सर, स्पेसिफिक आप क्वेरी पूछेंगे ना तो मुझे ही मजा आएगा आंसर करने में, और आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन पूछने में। तो आप कंटेंट देखें पहले, उसके बाद आपको स्पेसिफिक मसला आता है तो आप जितने सवाल पूछें आप सर, आप 100 पूछें, 1000 क्वेश्चन पूछें, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें, और जो है ना सर आपको जो है ना आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है सर थोड़ा सा डिले हो जाए कि अगर मैं मसरूफ हूँ, और इस तरह से आप संडे की शाम को ऐसे करें तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शाम की शाम में रिप्लाई आ जाएगा। तो मतलब शादीशुदा आदमी की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है,
तो इस तरह से जो है वो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको गारंटी मैं करता हूँ कि आपको जो है आपका आंसर मिलेगा। रिस्पॉन्स रेट सर 100% होगा। आपको ऐसा नहीं कि कोई आपकी क्वेरी जो है वो अनआंसर्ड नहीं रह जाएगी। सर वीकली लाइव सेशंस में, सर आपके जो है वो बाई वीकली रिविजन सेशंस में, और आपके जो है व्हाट्सएप के में आपको रिस्पॉन्स रेट सर 100% मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, ये हो गया, डन हो गया। सर अच्छा, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ सर, एक इम्पॉर्टेंट बात सर, एक इम्पॉर्टेंट बात सर, वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि ना हम अपनी क्लास में क्या पढ़ रहे होंगे। सर हम अपनी क्लास में ना सर, हम सुप्रीम कोर्ट के, सर हम पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट है उनके जजमेंट्स पढ़ रहे होंगे सर। उनके जजमेंट्स, अब ये नहीं मैं आपके सामने सर रेलेवेंट जजमेंट जो मैं आपको रेलेवेंट बताऊंगा, देखिए सर ये हमने लॉ पढ़ा, इसमें हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसकी ये इंटरप्रिटेशन है। सर इंटरप्रिटेशन कोई हमारे कोर्स का वैसे पार्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं कि आपकी इंटरप्रिटेशन पूछ रहा हूँ आपसे, आप जज वाला काम ले रहे हो, लेकिन सर एक वो जो लॉ में जो ने, देखिए लॉ दो तरह के बनाए जाते हैं, एक तो जो एक्ट जो है असेंबली पास करती है, और एक जो आपका आपकी कोर्ट बनाती है, ये दोनों लॉज होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों लॉज होते हैं, ये दोनों कंसिडर किया जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी हमारे लिए लॉ ही है। ठीक है, तो उसमें जो जहाँ जिसमें डिस्प्यूट हो ना, फड्डा हो जहाँ पर कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ जगह होता है आईएफआरएस में फर्म्स का आपस में फड्डा होता है, एक फर्म कह रही होती है ये ट्रीटमेंट होगा, एक फर्म कह रही होती है ये ट्रीटमेंट होगा, तो वकील भी ऐसे फड्डा करते हैं लॉ को लेके ना, तो वो उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, ठीक है ना। तो हम उन जजमेंट्स को भी देख रहे होंगे जिधर फड्डा होगा, ताकि कोई फड्डे की कोई बात ही ना रहे। अच्छा, फिर दूसरा सर हम देख रहे होंगे सर, सर हम हमारे पास ना प्रैक्टिकल केसेस आते हैं कंपनी के। सर हमारे पास जो है ना, मतलब मैं फर्म का, जिसमें मेरे मेरे क्लाइंटेल में ना सर, सर पीआई है सर, उसके बाद सर एचडीएफसी है सर, ये बड़े क्लाइंट्स, ठीक है ना। सर इसके अलावा सर टीसीपी है। सर ये ना ये कि कंपनी, इस तरह की कंपनी सर, पब्लिक कंपनीज जो है ना सर, लिस्टेड कंपनीज जो है ना, तो ये हमारे जो है ना क्लाइंटेल में सर, मैंने एक साल काम किया है सर, तो मैं आपको प्रैक्टिकल केसेस बताऊंगा कि ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में केसेस चल रहे हैं, ठीक है, जो मैंने अपने डेस्क पे देखे, जो मैंने डेस्क पे देखे, या फिर जिनके साथ मैंने काम किया, पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है ना, पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर सर मैं आपको इस क्लास में ला के दूंगा। इस क्लास को ऐसा बनाएंगे इंशाल्लाह, हम सबसे पहले हमारी हमारी फोकस ये होगा, सबसे पहले हम एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे इसको, एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे। और सर दूसरा मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह कि सर आपको ना, आपको आपको इस फील्ड का भी एक्सपोजर होगा, कि कल को आप जाके कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहें, कल को आप जाके कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहें, आप जाके कंपनी कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहें, आप सीईओ बनना चाहें कंपनी के, आप अपनी कंप्लायंस फर्म खोलना चाहें, आप किसी फर्म के कंप्लायंस के पार्टनर बनना चाहें, तो ये आपके लिए जो है ना बड़ा 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 आपको मजा आएगा। ठीक है सर, तो ये जो है ना कुछ चंद बातें जो है मैं करना चाह रहा था आपसे, बस केसेस के हवाले से ये था कि हम बताने का मकसद ये था, हम प्रैक्टिकल चीज देख रहे होंगे हमारे 75% जो है ना, मतलब सबसे पहले हमारी मेथोडोलॉजी होगी, हम एक कंटेंट पढ़ेंगे कि अच्छा कंटेंट भी थ्योरेटिकल नहीं, हम इस तरह से पढ़ेंगे तो प्रॉपर उसमें हम प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि आपको थ्योरी पढ़ा के मीनिंग समझा दी, उसको प्रॉपर इलस्ट्रेशन के साथ हम उसका कंटेंट पढ़ेंगे। फिर सर हम उसके हम जो है वो फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे होंगे, हम उसके केसेस देख रहे होंगे, हम जो है उनकी जजमेंट्स वगैरह देख रहे होंगे, हम प्रॉपर तरीके से जो है ना इसको पूरा पूरा बड़ा जबरदस्त तरीके से लेके चलेंगे सर। फिर इसके क्वेश्चन भी अच्छी तरह से, अच्छी बड़ी जो है ना, हम इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, तो इस तरह से लॉ जो है ना आपका इंशाल्लाह ये 180 से 200 घंटे का कोर्स बनेगा सर इंशाल्लाह। इस तरह से 30-30 मिनट करके आपको आपको पूरे लेक्चर जो है ना आपको पोर्टल पे इस तरह से मौजूद होंगे। तो इसके अलावा भी किसी किस्म का कोई भी आपको कोई कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कनेक्ट रह सकते हैं इंशाल्लाह। कहीं आपका जो है ना साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, एग्जाम डे तक आपका साथ देंगे, फिर एग्जाम के बाद भी जब इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उसके बाद भी फील्ड में भी इंशाल्लाह आपके आपके साथ हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारी हमारी लर्निंग मेथोडोलॉजी जो हम जो है ना अपनी अपनी क्लासरूम में यूज कर रहे हैं। अच्छा जी सर, आपने हमें बताया कि पोर्टल पे हमें 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 तमाम की तमाम जो है वो एक्सेस मौजूद होगा कंटेंट का। सर तो मतलब कि हमें ये भी बता दीजिए सर, फिर हम किस तरह से लेक्चर्स लें, किस तरह से लेक्चर्स लें, और सीक्वेंस क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का, क्या क्या प्रिपरेशन का होना है, किस तरह से हम क्लासेस लें, और पहले कौन सा टॉपिक करें बाद में कौन सा टॉपिक करें, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। तो देखिए हमने ना इसमें 4 फेजेस बनाए, 4 फेजेस, 4 फेजेस में जो है आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। 4 फेज में तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहला जो है ना आपने फेज 1 में आपने क्या करना है सर, सबसे पहले आप उठाएंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी।
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एक सुप्रीम क्लास टॉपिक है। आप जब स्टार्टिंग सुप्रीम क्लास टॉपिक को कवर करके करेंगे ना, और जिस खूबसूरती से करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा सर। ठीक है ना, आपने पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज उठाना है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया पोर्टल पे क्या होगा, सबसे पहले कंटेंट मौजूद होगा कि वो कोर्स उस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में कंटेंट क्या है, विद इलस्ट्रेशंस पूरा उसके लॉ समझाए जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उसमें उसमें केसेस होंगे, सिनेरियोज होंगे, उसमें उसको उसको आपको सॉल्व करके दिखाया जा रहा होगा। उसमें फिर पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस भी जो रेलेवेंट है वो आपको आपको उसमें सॉल्व करके दिए जा रहे होंगे। उसके बाद सर एक 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 लेक्चर होगा 1 घंटे का या थोड़ा सा ज्यादा, जिसमें कि वो जो सेक्शंस हैं एप्लीकेबल उसको हम डायरेक्ट से रीड कर रहे होंगे। वो ऑप्शन है, आप लेना चाहें तो ले, नहीं लेना चाहें तो नहीं ले, क्योंकि उसमें सिर्फ जो हमने पढ़ाई सीखा उसको हम जाके डायरेक्ट पे रीड करके उसको हाईलाइट कर रहे होंगे। वो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, ठीक है ना सर। तो ये हो गया। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस एक सुप्रीम क्लास एरिया कवर करने के बाद सर उस ग्रेड के जो दो और टॉपिक्स है ना, बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी एक हाई क्लास टॉपिक्स है। इसमें टेक्निकल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज पढ़ के जा रहे होंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो बैंकिंग कंपनीज इसीलिए आपको आसान लगेगा। इस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है सर, इसको भी हम इसी तरह से कवर करेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स करने के बाद आपको जो है ना एक 10 से 15 नंबर की जिसको हम कहें, अगर 15 नंबर की मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 15 नंबर की जो है ना आपको, क्योंकि 10 से 15 नंबर की ग्रेड है लेकिन 15 नंबर आई कैप इसमें लेके जा रहा होगा, तो 15 नंबर आपके यहाँ से इजीली अचीव हो जाएंगे। फिर उसके बाद सर आप जाएंगे रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहैबिलिटेशन की तरफ। सर देखिए, ये जो कोर्स होगा ना, ये एक पजल की तरह होगा। ठीक है, ऐसे वैसे तो हम इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करते और जाते हैं एंड में वाइंडिंग अप पर, लेकिन सर उसमें होता ये आपके कोर्स के कोई 3 महीने गुजर जाते हैं और आपकी कोई एग्जाम के वेटेज से हिसाब से तैयारी नहीं हो पाती। सर तो हमें थोड़ा सा स्मार्टली भी खेलना है, लेकिन हमने कुछ ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है। ओवर स्मार्ट की क्या बात कर रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हमने ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है, लेकिन हमने स्मार्टली खेलना है सर। तो उसमें करना ही है हमने, थोड़ा सा पजल होंगे, लेकिन आप समझदार बच्चे हैं, फाइनल के स्टूडेंट हैं, आपने आपने कंपनी लॉ पढ़ा है, आपको पता है कंपनी में चीजें कैसे होती हैं। आपको इतने भी आप जो है ना नए नहीं, आपने कंपनी में एक आइडिया है आपको कि कंपनी में डायरेक्टर्स किसको कहते हैं, मीटिंग्स किसको कहते हैं, आप इतना तो पता है ना, इतना बहुत है। तो हमने रीस्ट्रक्चरिंग और रिहैबिलिटेशन का टॉपिक हम उसके बाद सून आफ्टर कवरिंग अवर स्पेशलाइज्ड कंपनीज लॉज हम इसको कवर कर रहे होंगे। उसमें आपका सर 10 से 15 नंबर इसमें इसमें कवर हो जाएंगे। तो टोटल अगर हमसे इजीली सर 25 नंबर आपके 4 टॉपिक्स के कवर हो चुके होंगे। सर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। आप कहना चाहते हो 1 महीने के अंदर इसको कवर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए आपने। 25 नंबर आपने इजीली जो है ना गारंटीड आपने कवर कर लिए। सर उसके बाद आप जाते हैं, हम करेंगे डायरेक्टर्स ऑफिसर्स और मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन, हम ये 2 टॉपिक उठाएंगे और इसको हम जो है ना कवर करेंगे सर। सर ये हमेशा साइक आपके फेवरेट एरियाज में से रहे हैं, डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स, तो इसको हम कवर करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद फेज 2 में हम जाएंगे। देखिए सर, अब ओवर स्मार्ट की जो मैं बात कर रहा था ना, लेकिन ऊपर आपने कोई सर 35 से 40 नंबर आपने इजीली, 30 से 40 नंबर आपने इजीली कर ली सर। ऊपर जो फेज 1 है ना, इसमें आपने इजीली 30 से 40 नंबर आपने पेपर के निकाल लिए सर। अब ओवर स्मार्ट बंदा क्या करता है, वो देखता है यार एक है अदर लॉस, वो है 30 से 40 नंबर के, अब पहले वो करो और फिर सिक्योरिटीज एक्ट एंड में करना। लेकिन सर होगा ये कि ना, फिर मतलब आप सिक्योरिटीज एक्ट बगैर पढ़े तो आप जा नहीं सकते, ये तो आपने करने के पास होने के लिए आपने पढ़ना तो है, क्योंकि ये भी सर आने को 40 नंबर का आ सकता है। तो बाकी बकाया 60% आप पेपर करके तो आप नहीं पास होने वाले ना, ठीक है ना, तो आपने एक करके जाना है। अब करते क्या ओवर स्मार्ट लोग, वो कहते हैं भाई पहले अदर लॉस पढ़ लो, और फिर जब सिक्योरिटीज एक्ट वो अक्टूबर में उठाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर दिसंबर अटेम्प्ट की बात करें तो अक्टूबर में उठाते हैं सर। तो सिक्योरिटीज एक्ट इतना टेक्निकल है कि उनको उस वक्त कुछ नहीं समझ आता सर। एग्जाम प्रेशर की वजह से पुराना भी भूल चुके होते हैं और कुछ नहीं समझ आता। तो सर फेज 2 में ना आई वुड रिकमेंड कि हम शेयर कैपिटल का एडवांस एरिया करेंगे, हम सिक्योरिटीज लॉस करेंगे। सिक्योरिटीज लॉस में हम शेयर कैपिटल बेसिक एरिया से उठा के आप ऑल द वे टू from issuance of shares, Pakistan Stock Exchange, buyback of shares, substantial acquisition एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, आप पूरे इस 7 के 7 टॉपिक शेयर कैपिटल के करेंगे। तो अभी इकट्ठा करेंगे ना 7 टॉपिक, तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आप टोटल शेयर्स में पढ़ रहे होंगे, स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो फेज 2 हम सिक्योरिटीज लॉस को दे देते हैं, जो कि आपका 20 नंबर का मिनिमम आएगा, और आने को सर 40 नंबर का भी आ सकता है। तो ये भी बड़ा मजेदार आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, आई कैप भी आपका जो एग्जाम है ना बेवकूफ तो नहीं है, उसमें पता है कि भाई अब वो कंपटीशन एक्ट को या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को तो उठा के वो नहीं पूछने वाला ना अकेला 40 नंबर का, इतना तो नहीं ना, मतलब फाइनल एग्जाम है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटीज लॉज जो है ना, फिर हम कवर करेंगे फेज 2 में। फेज 3 में सर आके फिर हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे, क्योंकि हमारा अब एक मेजर चंक पूरा हो चुका होगा।
आप हम 75% तकरीबन 60 से 70%, 75% तक भी हम तैयारी कर चुके होंगे। फिर हम क्या करेंगे सर, हम उठाएंगे वाइंडिंग अप, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फॉरेन एक्सचेंज, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्पिटिशन एक्ट और पेमेंट सिस्टम लॉज। ये आसान लॉज हैं, फिर हम इसको अपना टाइम खर्च करके इसको भी जो है ना ये हम इसको उठा लेंगे। सर फिर फेज 4 बचता है, इसमें बकाया 10% के टॉपिक्स हैं, ये डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन, डिविडेंड्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और कोड ऑफ एथिक्स। ये मुश्किल सर कोई 10 नंबर का टेस्ट हो रहा होगा आपका, 10 नंबर, और 1 से ना ब्लू मून 15 नंबर का, इससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है सर। ये फेज 4 में फिर आप एंड में इसको देख लीजिएगा। सर पजल मैं इस वजह से कह रहा था क्योंकि जब आप एक पूरा कोर्स अपना खत्म कर चुके होंगे ना, खत्म, फिर आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज कहाँ बैठ रही थी प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन पजल के तौर पर मतलब फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेशन हम एंड में पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए ये स्मार्ट स्मार्ट वर्क इस तरह से होता है कि अगर इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर लें, अगर आप करें इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट तो कर लें, लेकिन मतलब इस तरह से आपको बिल्कुल भी ना, आप 4 महीने बाद खड़े होंगे पेपर में, आपने जो है ना आप कर लें फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से आई वुड रेकमेंड कि आप ना करें, आप ये चीज फॉलो करें। आप फाइनल के स्टूडेंट, आप समझदार हैं, आप जो फेज 1 में ये तमाम चीजें कवर करें, फेज 2 में, फिर फेज 3 में जाके फिर फेज 4 में आप अपने शौक पूरे कर लें, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आपके हर फेज बाद आपकी कोई 30% तैयारी जो है आपकी एग्जाम वेटेज के हिसाब से हो रही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को आप क्लास के लिए भी फॉलो करें, इस सीक्वेंस को आप तैयारी के लिए भी फॉलो करें, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने सीक्वेंस ऑफ स्टडी डिस्कस किया, हमने बात की कि भाई हमने स्मार्टली तैयारी करनी है, लेकिन हमने ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है। स्मार्टली क्या करनी है, हमने देखना है कि कौन से चीजें ऐसी हैं जो जो कि कम कम लर्निंग आवर्स ले रही हैं लेकिन ज्यादा मार्क्स की हैं, तो हमने उसको पहले कर लेना है। लेकिन हमने इतना भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना कि एक इंतहाई टेक्निकल एरिया हम एंड के लिए छोड़ दें, ठीक है ना। दिस इज अ ब्लंडर दैट यू वुडंट वांट टू डू, ठीक है ना। तो आपने ऐसा नहीं करना। सिक्योरिटीज एक्ट आपने बिल्कुल एंड के लिए नहीं छोड़ देना, सही है, बिल्कुल आपने ऐसा कोई भी ब्लंडर नहीं करना। सर अब मैं बताना चाहता हूँ सर, ये बंदा इंसान ऐसा करता क्यों है, ऐसे ब्लंडर्स करता क्यों। सर देखें, आप जिन लोगों को सुन रहे हैं ना, जैसे लास्ट बैच मैंने पढ़ाया सर, तो उसमें ना, उसमें हुआ ये कि बच्चा ना अब कहीं से प्रैक्टिस, लेकिन पास पेपर्स तो है नहीं कोई रेलेवेंट आई कैप के, जो आई कैप का एग्जामिनर उसको आपको सॉल्व करके बताए, उसमें भी एरर्स होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि उसमें जो है आई कैप वाले मतलब दे आर गुड ना। अब इसमें आप ऐसा नहीं कि आई कैप की बात है तो ठीक है, लेकिन सर अगर एक नॉर्मल ट्यूटर है तो उसने बात लिख दी और मुझसे बहस कर रहा है कि सर इन्होंने तो ये लिखा है, यार मुझसे आपने सवाल पूछा है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ लॉ के ऊपर, आप बोले उसने ऐसा लिखा है, तो भाई उसने ऐसा क्यों लिखा है, मुझे क्या पता उसने ऐसा क्यों लिखा है। और और वो है कौन, मतलब आई डोंट नो, मतलब यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप हर चीज के लिए एक जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका 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 दिल का मसला है, अल्लाह ना करे, तो आपका हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे, हड्डियों का मसला है तो क्या दिमाग के डॉक्टर के पास जाएंगे, जिस चीज का मसला है उसके पास जाए ना भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है ना, और आप उस बंदे पर ट्रस्ट करें, इसके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है। सर सेकंड हैंड नॉलेज ना इंसान समझता है बस मैं आस्तीन चढ़ा के कि मैं अभी रेवोल्यूशन लाने वाला हूँ, और वो फिर ना स्टूडेंट को सिक्योरिटी सेक्ट जो है ना वो मतलब एंड में कर रहा था स्टूडेंट, तो बेचारा सर पकड़ के सर में दर्द हो जाता है उसका, तो फिर उसका भी पेपर फेल हो जाता है पेपर। उसको मस्त पता नहीं चलता उसमें ब्लेंडर कहाँ किया, उसको लगता है मैंने जो है ना शुरू से डे 1 से नहीं पढ़ा। सर डे 1 से आपको पढ़ाया ही नहीं गया, आपको सिक्योरिटी सेक्ट एंड में कवर कराया जा रहा है, आप क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर आप। तो सर कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट हैंड नॉलेज ना, फर्स्ट हैंड नॉलेज देखिए, यू हैव टू नो दैट हु टू ट्रस्ट, यू हैव टू नो दैट हु टू ट्रस्ट। सर लॉ ना ऐसी चीज नहीं है, देखिए आप फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है, सर हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग पढ़ता है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग पढ़ता है। हम हर चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सब ऑडिट फर्म में काम किया, हम सबको ऑडिट आती है, हम सबको अकाउंटिंग आती है, ठीक है ना। सर लेकिन फॉर एग्जाम्पल टैक्स पढ़ना है, सर तो टैक्स के लिए आपने देखना है कि कौन बंदा है जो टैक्स के लिए एक्सपर्ट है, जो टैक्स को करीब से देख रहा है। सर फॉर एग्जांपल आपने वीएफडी पढ़ना है, तो सर आपने ऐसा बंदा देखना है, फॉर एग्जांपल तो इसके पास अगर फॉर एग्जांपल उसने किसी कोई कंपनी के साथ ऐसा रहा है कि इस पोजीशन में रहा है कि उसने कुछ इस तरह से काम किया हो, ठीक है ना, कोई कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजमेंट कंपनी के साथ रहा है जिसमें उसने वाकई में बिजनेस फाइनेंस डिसीजन लिए हो, ऐसा, तो आपने इन सब्जेक्ट पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये होते हैं ऐसे सब्जेक्ट जो कि हम लोग एज ए चार्ट अकाउंटेंट हम डीप में जाके नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो यू हैव टू नो कि ऐसे सब्जेक्ट किससे पढ़ना है। सर इसी तरह से लॉ, अब सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो लॉ पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम विंटर 20 से पहले की बात करते हैं,
विंटर 20 से अगर पहले की हम बात करें तो सबसे पहले जो हम एक रेफरेंस बुक खरीदते थे, रेफरेंस बुक खरीद के उसको उसको रट्टा मार के उसको भेज देते थे, आई कैप में रिप्रोड्यूस कर देते थे, हम पास हो जाते थे, तो किसी ने भी इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ा रहा। सर आपने लॉ में ना, सर लॉ में ब्लंडर नहीं मारना सर, आपने लॉ में यू हैव टू नो दैट हु टू ट्रस्ट। यार इस तरह से आप मेरे साथ ब्लंडर ना करें कि आप किसी के भी पीछे चले जाएं, सर इस तरह से नहीं करें आप अब समझदार हैं, आपको पता है। आप अब मैं क्या बोलता हूँ, आप डेमो लेक्चर्स लें सर, आप हर टीचर का डेमो लेक्चर लें, आप हर टीचर का डेमो लेक्चर लें, आप देखें कौन कैसा पढ़ा। आप टीचर को देखें वो क्या करता है, कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है ना सर। सर देखिए फर्स्ट हैंड नॉलेज इज फर्स्ट हैंड नॉलेज ना, सेकंड हैंड नॉलेज ना सर जानलेवा होती है। सर मैं ना मैंने एक कहानी आपको सुनाता हूँ सर। देखिए सर, सर एक बाप होता है, उसका उसका एक बेटा होता है। सर ये लोग जा रहे होते हैं सर, तो सड़क किनारे सर एक ना एक आदमी रो रहा होता है। तो वो देखते हैं तो भाई उसका ना बैलगाड़ी होती है, और उसका बैल ना सर वो एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाता है, जख्मी हो जाता है। तो बाप बेटा उसके पास जाते हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा बच्चा होता है, और ना वो देख रहा होता है। बाप जाता है, तो वो देख रहा होता है मेरा बाप इस बंदे को जो है ना उसको 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 काउंसिल कर रहा है। तो उसको कहता है भाई तुम क्यों रो रहे हो, उसका बाप कहता है, बच्चे का बाप उस बैलगाड़ी वाले से, क्यों रो रहे हो। तो कहते हैं भाई मेरे पास एक ही बैल था, मैं इसके साथ जाता था, मैं इसके साथ मंडी जाता था, चीजें बेचता था, ये मेरी रोजी का जो है वो जरिया था। अब ये जख्मी हो गया है, और ये तड़प रहा है, मरने वाला है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रोऊंगा और बैठ के रोने के अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या है। देखो ये तो बाप ने कहा, अब बच्चा देख रहा हो तो सारी चीजें। बाप कहता है, लड़के का बाप उस बैलगाड़ी वाले को कि देखो ये तुम्हारा बैल मरने वाला है, लेकिन मरा तो नहीं है ना, तुम एक काम करो, कसाई बुलाओ और इस बैल को ज़िबा करो, ठीक है ना, इसका गोश्त बनाओ और गोश्त मार्केट में बेचो, और खाल अलग से बेचो, ठीक है ना, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे। उन पैसों से तुम एक एक छोटा बछड़ा खरीदो, ठीक है ना, उसको पालो पोसो बड़ा करो, 2 साल में तुम्हें एक दूसरा बैल मिल जाएगा। तो बंदा बड़ा खुश होता है, तो समझना ये तो प्रैक्टिकल आइडिया, ठीक है, वो कर लेता है। तो बच्चा ये सारी चीजें देख रहा होता है कि मेरे अब्बा ने जो है ना वो ये चीज ये सॉल्व कर दिया। बच्चे को ये नहीं बताता कि उसके पीछे की हिकमत क्या थी, बाप का क्या एक्सपीरियंस था, उसने किस तरह से बताया क्या किया, ठीक है ना, उसको ये इन चीजों का नहीं पता, उसने बस सुना और उसने 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 अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लिया। सर अब हुआ ये कि कुछ दिनों बाद फिर से वो वही बाप बेटे जा रहे थे सर, सड़क किनारे से फिर से एक रोने की आवाज आई। तो भाई देखा क्या हुआ, करीब गए दोनों, तो पता चला एक आदमी रो रहा था, और उसका बूढ़ा बाप ना वो टक्कर खा के गिर के लग गया, तो सर पे चोट लग गई थी, वो तड़प रहा था, ठीक है ना। तो वो जो लड़के का बाप था वो काउंसिल करने लगा। तो बेटे ने बोला, बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, कि अब्बा अब्बा आप रुको, मैं डील करता हूँ। तो उस बंदे से पूछा भाई तुम रो क्यों, बच्चे ने पूछा उस आदमी से भाई तुम रो क्यों रहे हो। कह रहा था भाई मेरा 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 बाप है, ये बुजुर्ग हो गया, ये गिर गया, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इतनी बड़ी चोट, तो ये फिर गुजर जाएगा, मुझे मुझे रोना आ रहा है। तो वो कहता है भाई ये गुजरने वाला है, गुजरा तो नहीं है, मार्केट जाओ, कसाई बुलाओ, पैसे जमा करो, फिर तुम क्या करो, एक छोटा बच्चा ले आओ, पाल पोस के बड़ा करो, कुछ सालों में तुम्हें नया बाप मिल जाएगा। सर दिस इज व्हाट सेकंड हैंड नॉलेज, सर ये करती सेकंड हैंड नॉलेज। सर मत जाएं सेकंड हैंड नॉलेज के पीछे सर, सर फर्स्ट हैंड नॉलेज पे पास जाएं। सर एज अ बड़ा भाई मैं भी आईकेप का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मेरिट होल्डर स्टूडेंट रह चुका हूँ। सर बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ मेरिट होल्डर स्टूडेंट ऑफ आईकेप, जब आप पूछते हैं ना बच्चे भाई आपका मेरिट आया, हमें गाइड करें, सर हटा दें सर टीचर, हटा रहे मना रहे, मैं सीधी कॉपरेट लॉ टीचर हटा दें सर। सर आप एज अ सीनियर भाई मैं आपको मशवरा दूँ, सर आप जो है ना, आप हर टीचर के डेमो लेक्चर्स लें। सर डोंट बिलीव इन सेकंड हैंड नॉलेज। सर आप ना अपने साथ इंसाफ करें। सर सब कमाने बैठे हैं, मैं आपको एक सीरियस मशवरा दूं, सर सब कमाने बैठे हैं, इंक्लूडिंग माई सर, सब कमा रहे हैं, ठीक है ना, सब कमर्शियली कमा रहे हैं, सब कमाने बैठे हैं, ठीक है ना। कोई टीचर आपके लिए आपको पास कराने के नहीं आ रहा, अगर होता है ना सर कोई 20-20 हज़ार रुपये आपसे चार्ज नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो सर सब कमर्शियल कर रहे हैं, सबकी सब कोई ना कोई सुबह अच्छी अच्छी पैसे कमा के जॉब कर रहे हैं, शाम में सर ये पैसे इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। सर आप अपने साथ इंसाफ करें, सर आपके पास लिमिटेड, आप उनको टीचर को इतना इतना मतलब समझ रहे हैं, आप इस तरह से नहीं करें। आप चीजों को देखें, एनालाइज करें, आप समझदार हैं, कौन टीचर आपके लिए बेहतर है और कौन सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर होना चाहिए।
तो आप खुद सबके डेमो लेक्चर्स लें, मैं नहीं कह रहा, आप अपने हिसाब से देखें, ठीक है ना। तो जिधर आपको बेहतर लग रहा है, लेकिन अपने साथ जो है ना ये नाइंसाफी ना करें किसी, क्योंकि सर ये ना मतलब ये दुनिया ना सर इस तरह की है सर। लोग ना मतलब बच्चे को ना बच्चे के शुभ नहीं देखते कि हम अच्छा पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते सर, अपने कमर्शियल एडवांटेज के लिए ना सब कुछ हो रहे हैं। सर आपको मुझसे बेहतर पता है, ठीक है ना। तो ये मेरा आपका आपका मशवरा था, ये बरादराना मशवरा था। आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहनें हैं, तो ये मेरा आपको बरादराना मशवरा था कि आप जो है ना अपना अपना अपने अपनी अपनी चॉइसेस खुद लीजिए। डोंट लेट एनी एनी सॉर्ट ऑफ, मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है सर, मतलब लॉ का मतलब इतना इतना नाइंसाफी हो रही है सब्जेक्ट के साथ में, मुझे 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 अफसोस होता है सर। आपको सब पता है, ठीक है ना, तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से बस ये चीज़ थी, आपको सबको आपको यू विल नाउ हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज दिस कोर्स इज ऑल अबाउट। आपको सब पता है। देखिए मेरा दिल भी जो है ना थोड़ा सा इसमें उदास सा हो जाता है जब मैं ऐसी बात करता हूँ, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ पिछले ना, मतलब पिछले जब विंटर 20 के बाद जो है ना, मतलब लॉ जब बच्चे जब लॉ पढ़ना शुरू हुए ना, तब हर किसी को लॉ पढ़ाना, मसला ये है, ठीक है ना। अब अब हर बंदा आ रहेगा भाई हमने लॉ पढ़ाना है, ठीक है। तो ये आप अपने साथ जुल्म ना करें, ये चीजें चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो बस उम्मीद है आपको समझ आएगा, कोर्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होगी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी स्टार्ट करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम।